हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉडर्न रूल को डिस्कस किया था। आज के क्लास को ठीक उसके बाद से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के क्लास को आगे बढ़ाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, पिछले क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको पहले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो 2 मिनट का मुझे टाइम दो। जिन स्टूडेंट्स का आज फर्स्ट क्लास है वो लोग ध्यान से सुनेंगे, और जो स्टूडेंट पहले कर चुके हैं क्लास वो लोग भी ध्यान से सुनेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हमारा जो ये सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, दिस सब्जेक्ट अकाउंटेंसी इज बेसिकली ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम लोग बिजनेस में जो भी लेन देन करते हैं, हमारे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी कि हमारे हिसाब किताब के खाते में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में एक सिस्टम है जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम, और इस सिस्टम को अच्छे से फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। एक को बोलते हैं गोल्डन रूल और एक को बोलते हैं मॉडर्न रूल। आज के क्लास को हम लोग मॉडर्न रूल के बेसिस पे करेंगे, इसलिए मैं आपको मॉडर्न रूल समझाता हूँ। ठीक है, तो सर आप गोल्डन रूल नहीं समझाओगे? गोल्डन रूल मैंने पिछले क्लास में समझा दिया था। जिसके क्लास मिस हो चुके हैं उनको आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हमारी हर क्लास रिकॉर्ड होती है। आज की भी जो क्लास अभी आप कर रहे हो ये भी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर पिछले क्लास को समझाऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और जो बच्चे पिछले क्लास को कर चुके हैं उनका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो फिलहाल आज का जो हमारा क्लास है वो मॉडर्न रूल के बेसिस पे चलेगा। तो मैं फटाफट से बताता हूँ मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल क्या है? मॉडर्न रूल एक रूल है जिसको फॉलो करके हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में होने वाले जो भी लेन देन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। मॉडर्न रूल के अंदर ना 5 कैटेगरीज बनाई गई है। ठीक है, 5 कैटेगरीज है: एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स एंड कैपिटल। जो स्टूडेंट आज फर्स्ट अटेंड कर रहे हो आप अभी नोट मत करो, ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी कुछ चीजें हैं, तो आप स्पेस छोड़ दो, अभी पहले समझो। ठीक है, मैं बताऊंगा कब क्या नोट करना है। फिलहाल अभी सुनो, रिवीजन चल रहा है, अभी सुनो। तो मॉडर्न रूल में देयर आर 5 डिफरेंट कैटेगरीज। कैटेगरीज का मतलब ये वो क्लासिफिकेशंस है जिसके अंदर आइटम्स को हम लोग सेग्रीगेट करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस की प्रॉपर्टीज। तो हमारे बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टीज है उनको हम लोग बोलते हैं एसेट्स। अब ये प्रॉपर्टीज जो होती है ना, ये टैंजिबल नेचर की भी हो सकती है, इनटैंजिबल नेचर की भी हो सकती है। टैंजिबल नेचर का मतलब वो चीजें जो हमें दिखती है, जिसको हम लोग टच एंड फील कर सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारे क्या है? टैंजिबल, फिक्स्ड, टैंजिबल एसेट्स। ठीक है, इनटैंजिबल एसेट्स मतलब बिजनेस के वो प्रॉपर्टीज जो हमें दिखते नहीं है पर वो बिजनेस में है। ठीक है, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे बिजनेस की जो ब्रांड वैल्यू होती है जिसको हम लोग गुडविल बोलते हैं, इसी तरीके से पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें जो होती है ये सब भी बिजनेस की प्रॉपर्टी मानी जाती है। ठीक है, ये सब भी बिजनेस की प्रॉपर्टी मानी जाती है, लेकिन इनको हम देख नहीं सकते। कॉपीराइट को आप देख नहीं सकते, कॉपीराइट कोई प्रोडक्ट नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कोई प्रोडक्ट नहीं है ना। पेटेंट कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये बिजनेस में होती है, ये बिजनेस के एसेट्स होते हैं। बिजनेस का जो ट्रेडमार्क है ये बिजनेस के एसेट्स होते हैं। गुडविल बिजनेस के एसेट्स होते हैं, पर इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनटैंजिबल एसेट्स। मतलब बिजनेस के एसेट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, टैंजिबल और इनटैंजिबल। ठीक है, और ये सारे 2 तरह के एसेट्स जो है ये सभी बिजनेस की प्रॉपर्टी मानी जाती है। ये फर्स्ट कैटेगरी है। अब सबसे पहले समझेंगे कि आखिर एसेट्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ना, तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू आइडेंटिफाई द आइटम्स। तो आइडेंटिफाई करने के लिए ना 3 तरीके हैं, आप ध्यान से देखना। एसेट को आइडेंटिफाई करने के 3 तरीके। ये 3 कंडीशन में आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे एक होता है ना लिटमस टेस्ट होता है, अलग अलग तरह के एसिड को हम लोग चेक करने के लिए एक लिटमस पेपर पे आप लोगों ने साइंस में पढ़ा, वो हम लोग टेस्ट करते हैं। समझ लो वैसे ही है, एक लिटमस टेस्ट है। एसेट को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? एनीथिंग अपॉन विच बिजनेस होल्ड्स अ राइट। कोई भी चीज जिसके ऊपर बिजनेस का अधिकार है, कोई भी चीज जिसके ऊपर बिजनेस का अधिकार है वो बिजनेस की एसेट है। जैसे बिजनेस के पास कोई प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, ये सब क्या है? बिजनेस का
एसेट है। समझ में आया? एनीथिंग विच प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, कोई भी चीज अगर लंबे समय के लिए बेनिफिट दे रही है, 1 साल से ज्यादा समय के लिए, तो ये भी क्या है? बिजनेस की एसेट मानी जाती है। एनी फ्यूचर सोर्स ऑफ रिसीवेबल और इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी फ्यूचर में किसी भी सोर्स से आपको बेनिफिट मिलने वाला है या फिर पैसे मिलने वाले हैं, कोई पैसे आप रिसीव करने वाले हो या तो अदरवाइज कोई अदर बेनिफिट आपको मिलने वाला है। जरूरी नहीं कि पैसे भी मिल सकते हैं या फिर कोई अदर बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर फ्यूचर में किसी भी सोर्स का आपको मिलना है, पैसे मिलने हैं या अदर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने हैं, ये भी बिजनेस के एसेट्स की एक कंडीशन है। ये तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगी ना, देन दैट आइटम विल बी कंसिडर्ड एज एन एसेट। जरूरी नहीं है कि तीनों कंडीशंस को आपको फुलफिल करना है। हो सकता है किसी एसेट में कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है, कोई ऐसा एसेट है जिसमें 2 कंडीशन फुलफिल हो रहा है, कोई ऐसा एसेट भी हो सकता है जिसमें ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, पर जरूरी नहीं है। एटलीस्ट 1 मस्ट बी फुलफिल्ड, कोई एक कंडीशन तो जरूर फुलफिल होना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, फिर हम लोग उसको एसेट नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो एसेट्स को आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है, ये तीनों में से कोई एक कंडीशन, मिनिमम एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। लायबिलिटीज का मतलब बिजनेस की जिम्मेदारियां, बिजनेस की ऑब्लिगेशंस। जैसे मान लो बिजनेस ने लोन लिया, तो बाद में आपको उसको चुकाना पड़ेगा। दिस इज योर ऑब्लिगेशन, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन यू हैव बोरोड मनी, यू विल हैव टू रीपे इट बैक टू द बैंकर। ठीक है? तो लायबिलिटी को देखो यहां पर मैंने लिखा है, क्या है? बिजनेस ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी मींस बिजनेस ऑब्लिगेशंस। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, दे आर सेटल्ड और पेबल इन फ्यूचर। ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बिजनेस को फ्यूचर में सेटल करना पड़ता है या पे करना पड़ता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्च और नुकसान। खर्च का मतलब हम लोग अपने खुद के मर्जी से अगर कोई स्पेंडिंग करते हैं, वी स्पेंड मनी फॉर समथिंग, फॉर सम पर्पस, तो जब हम लोग खुद के मर्जी से कोई खर्च करते हैं, उसके बदले में हमें कोई रिटर्न में बेनिफिट मिलता है, इसको एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। और कुछ चीजें जो नुकसान हो जाती है हमारी मर्जी के बिना, जिसके बदले में कोई रिटर्न बेनिफिट नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं? लॉस। तो एक्सपेंस मतलब खर्च और लॉस मतलब नुकसान। खर्च और नुकसान में मेन क्या डिफरेंस है? खर्च हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं, नुकसान अपनी मर्जी से नहीं करते हैं हम लोग कभी। कोई भी इंसान अपना मर्जी से अपना नुकसान करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। खर्च अपनी मर्जी से हम लोग करते हैं। जैसे आपको मान लो बाहर गए, आपको मन किया आइसक्रीम खाने का, आप दुकान में जाकर क्या किए? 20 रुपए का, 50 रुपए का आपने कोई आइसक्रीम खरीद लिया। तो ये जो आपने आइसक्रीम खरीदा, इसके लिए 20-50 रुपए जो आपने खर्च किए, ये क्या माना जाएगा? एक्सपेंस या लॉस? यू स्पेंड 20 और 50 bucks, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस, नॉट लॉस, क्योंकि आपने जो ये पैसे खर्च किए ये अपनी मर्जी से किए, प्लस इसके बदले में आपको रिटर्न बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? आपको आइसक्रीम मिला ना। तो एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? वी इंकर एक्सपेंसेस, मतलब हम लोग खुद से इसको खर्च करते हैं। वी गेट सम रिटर्न बेनिफिट, और जब हम लोग खर्च करते हैं ना, तो उसके बदले में हमें कुछ रिटर्न में मिलता है। जब भी खर्च करेंगे कुछ रिटर्न में मिलेगा। जैसे अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो, आपने कोई टी शर्ट खरीदा 1000 रुपए का, तो 1000 रुपए आपने दिया, आपको उसके बदले में एक टी शर्ट मिला। तो जब भी आप पैसे खर्च करोगे, उसके बदले में आप कुछ ना कुछ जरूर पाओगे। आप मूवी का टिकट खरीद रहे हो, तो आपने टिकट खरीदा, उसके बदले में आपको क्या मिला? एक मूवी देखने के लिए आपको, है ना, एक एंटरटेनमेंट मिला, समझ लो। लॉस में क्या है? इट हैपेंस। इट हैपेंस मतलब ये हो जाता है, कोई करता नहीं है जानबूझ के, ये हो जाता है। वी डू नॉट गेट एनी रिटर्न। लॉस में कोई रिटर्न बेनिफिट नहीं है। अगर रिटर्न बेनिफिट होगा तो फिर उसको लॉस क्यों बोलेंगे? समझ में आ रहा है? चलो, एक्सपेंस एंड लॉसेस। इसी तरह से इनकम एंड गेन्स। इनकम एंड गेन बहुत ही सिंपल टर्म है। जब बिजनेस अपने मेन एक्टिविटी से कोई भी कमाई करता है, उसको इनकम बोलते हैं। और बिजनेस अपने एंसिलरी एक्टिविटी, मतलब रिलेटेड एक्टिविटी से जब कोई कमाई करता है, उसको क्या बोलते हैं? गेन्स। अब हर एक बिजनेस में ना एक मेन एक्टिविटी होती है, एक सेकेंडरी एक्टिविटी या रिलेटेड एक्टिविटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल है और वहां पर बेसिकली क्या होता है, वहां पर लोग पेशेंट्स आते हैं, अपना चेकअप कराते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। कोई सीवियर पेशेंट है तो वो क्या करेगा? वो अपना सर्जरी वगैरह कराएगा, ऑपरेशन कराएगा। मतलब एक बकायदा एक नर्सिंग होम है या एक हॉस्पिटल है। आजकल सारे के सारे हॉस्पिटल्स में आपने नोटिस किया होगा, एक फार्मेसी स्टोर खुला हुआ रहता है। रीजन ये है कि वो बोलते हैं कि भाई आप लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हो, आपका सारा चेकअप वगैरह यहीं पर हो रहा है, तो आपको बाहर जाने की क्या जरूरत है? अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो आप हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही आपको एक डिपार्टमेंट है जहाँ फार्मेसी हमने खोल के रखा हुआ है। जो भी मेडिसिन आपको चाहिए आप हमारे यहाँ से ले लो, बाहर आपको भटकने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एक फार्मेसी का स्टोर है। सारे के सारे जो लैब्स हैं, जो जहाँ पर मतलब जो चेकअप वगैरह होता है ना, जो क्या बोलते हैं उनको, पैथोलॉजी लैब होता है, जहाँ पर ब्लड टेस्ट या दुनिया भर के टेस्ट हो रहे हैं, तो सारा टेस्टिंग सेंटर, लैब, सब कुछ आजकल हॉस्पिटल में। तो एक हॉस्पिटल में आप जाओ, डॉक्टर से चेकअप कराओ,
अगर आपको किसी तरह का कोई टेस्ट प्रिस्क्राइब किया गया तो वो टेस्ट के लिए भी हॉस्पिटल के अंदर या आपको कहीं दूसरी जगह जा, पहले टेस्टिंग सेंटर होते थे, आज भी बहुत सारी जगह पे टेस्टिंग सेंटर अलग से कराते हैं ना, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल बोलते हैं कि नहीं हमारे अंदर ही आपका यहाँ पर टेस्टिंग भी हो जाएगा, मेडिसिन आपको डॉक्टर ने दिया कोई परेशानी की बात नहीं, हमारे यहाँ मेडिसिन भी मिल जाएगा। लेकिन ये बेसिकली ये जो हॉस्पिटल है इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम टेस्टिंग और मेडिसिन बेचना नहीं है। दे आर नॉट फार्मास्यूटिकल स्टोर, दे आर नॉट टेस्टिंग सेंटर। समझ में आ रहा है? इनका काम क्या है? ट्रीटमेंट करना, सर्जरी करना, ऑपरेशन करना, ये सब जो मेन हॉस्पिटल का डॉक्टर का काम होता है। लेकिन फार्मास्यूटिकल से भी तो कुछ इनकम हो रहा है ना। तो मान लो हॉस्पिटल का जो टोटल इनकम है उसमें से 5% मान लो फार्मास्यूटिकल से आ रहा है, मतलब मेडिसिन सेल करके आ रहा है। तो ये जो 5% जो मेडिसिन सेल करके आ रहा है इसको क्या बोलेंगे? गेन। समझ में आ रहा है? ये हॉस्पिटल का कोर एक्टिविटी नहीं है। हॉस्पिटल का मेन एक्टिविटी मेडिसिन बेचना है क्या? नो, उसका मेन एक्टिविटी मेडिसिन बेचना नहीं है। उसका मेन एक्टिविटी क्या है? ट्रीटमेंट करना, सर्जरी करना, ऑपरेट करना। समझ में आ रहा है? तो इनसे जो पैसे मिले, जैसे हॉस्पिटल का मेन इनकम क्या हो सकता है? जो बेड चार्जेस है। कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटलाइज होता है तो वहां पर उसे है ना जो बेड ऑक्यूपाई करना पड़ता है, बेड चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे सिंगल ऑक्यूपेंसी होता है, डबल ऑक्यूपेंसी होता है, मतलब ऑक्यूपेंसी नहीं बोलते, सॉरी, तो ठीक है जो भी है, तो सिंगल बेड होता है, डबल बेड होता है या फिर जनरल वार्ड होता है। तो ये सभी के अलग अलग बेड चार्जेस होते हैं। ये हॉस्पिटल के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। प्लस जो ट्रीटमेंट हो रहा है, ट्रीटमेंट का जो चार्जेस है, ऑपरेशन का जो चार्जेस है, ये सब हॉस्पिटल के मेन इनकम है। इसको हम लोग बोलेंगे इनकम। इसके अलावा साइड से वो मेडिसिन बेच के थोड़ा बहुत टेस्टिंग करके जो इनकम अर्न कर रहा है, ये क्या है? एक तरह से गेन्स। तो किसी भी बिजनेस में जो कोर एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी है, वहां से जो कमाते हैं ना उसको बोलते हैं इनकम, और साइड एक्टिविटी से जो कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं? गेन। ये बेसिकली जो अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो अकाउंट्स में दिया गया है बुक वगैरह में, वो ये है। ठीक है, चलो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें किसी होटल में, तो जब तुम लोग देखो किसी होटल में जब हम लोग स्टे करते हैं तो बहुत जगह पे क्या होता है कि होटल के नीचे ग्राउंड फ्लोर में रेस्टोरेंट भी बना होता है कि आप हमारे यहाँ पर स्टे कर रहे हो, आपको खाने पीने के लिए बाहर जाने की परेशानी नहीं है, हमारे खुद के होटल में भी रेस्टोरेंट है, तो आपको जब भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना आप हमारे यहाँ पर ही खा सकते हो। ऐसा होता नहीं, आपको रूम के अंदर भी मेन्यू कार्ड वगैरह मिल जाता है। तो ये क्या है? ये जो होटल है या गेस्ट हाउस है, इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है लोगों को स्टे करवाना। यानी इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? रूम टैरिफ। जो जितने भी गेस्ट आ रहे हैं वो स्टे कर रहे हैं, अलग अलग तरह के रूम है ना, सिंगल ऑक्यूपेंसी, डबल, मतलब वही एक रूम, डबल रूम, सिंगल रूम, लग्जरी रूम भी होते हैं, है ना, और भी महंगे महंगे टाइप के रूम होते हैं, स्वीट वगैरह होते हैं। तो ये जितने भी रूम चार्जेस हैं इनको बोलते हैं रूम टैरिफ। ये होटल्स के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन इसके अलावा खाने पीने से भी लोग जो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, नाश्ता पानी कर रहे हैं, उससे भी तो कमाई तो हो ही रही है कुछ ना कुछ। ये लेकिन उनका मेन, उनको रेस्टोरेंट खोलना नहीं था। अगर रेस्टोरेंट खोलना होता तो रेस्टोरेंट खोल देते, लेकिन उन्होंने होटल खोला। ये उसने क्यों खोला? क्योंकि कस्टमर को बाहर ना जाना पड़े, परेशान ना होना पड़े, चलो अपने पास खुद का अपना किचन रहेगा, रेस्टोरेंट रहेगा, यहीं पर वो खाना पीना भी कर लेंगे। तो ये क्या है? ये एक तरह से सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है। तो इस तरह से हम लोग इनकम और गेन को सेग्रीगेट करते हैं। कैपिटल, बिजनेस में जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, वो जो भी इन्वेस्ट करता है अपने पर्सनल सोर्सेज को कैपिटल बोलते हैं। चाहे मॉनेटरी फॉर्म में इन्वेस्ट करे या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में इन्वेस्ट करे, बिजनेस का प्रोप्राइटर, बिजनेस का मालिक, बिजनेस का ओनर, बिजनेस के अंदर जो भी इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर जो भी इन्वेस्ट करेगा, कहां से? अपने पर्सनल सोर्स से। अपने पर्सनल सोर्स से जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको बोलेंगे कैपिटल। पैसे इन्वेस्ट करे या पैसे के अलावा कुछ और इन्वेस्ट करे, इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो यहां पर कैपिटल का मतलब क्या है? देखो, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू हिज बिजनेस आउट ऑफ हिज पर्सनल सोर्स कॉल्ड कैपिटल। इट मे और मे नॉट बी इन मॉनेटरी फॉर्म। ये मॉनेटरी फॉर्म में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? तो मॉडर्न रूल ये जो बनाया गया है डबल एंट्री सिस्टम में, इस मॉडर्न रूल में टोटल 5 कैटेगरीज है। मॉडर्न रूल में टोटल 5 कैटेगरीज है। पांचों कैटेगरी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 5 कैटेगरी कौन कौन से है मॉडर्न रूल में? एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स एंड कैपिटल। एसेट का मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी, लायबिलिटीज का मतलब बिजनेस की ऑब्लिगेशंस, एक्सपेंस एंड लॉस हम लोग ऑलरेडी समझते हैं, खर्च और नुकसान, इनकम गेन भी हमें पता है। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोप्राइटर। ये 5 तरह के कैटेगरी बनाए गए, कहां पर? मॉडर्न रूल में। ठीक है, अब ये रूल क्या? ये तो हमने कैटेगरी को समझा, बट व्हाट एग्जैक्टली इज मॉडर्न रूल? तो मॉडर्न रूल देखो ये है। मॉडर्न रूल क्या है? मॉडर्न रूल का मतलब बिजनेस में कोई भी एसेट अगर इंक्रीज होती है,
तो आपको उसे डेबिट के साइड में रिकॉर्ड करना है, अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट के साइड में रिकॉर्ड करना है। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें दो साइड का यूज करना पड़ता है। याद रखना, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को यूज जब रिकॉर्ड करेंगे ना, तो वी नीड टू यूज टू साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इट इज लाइक हेड एंड टेल ऑफ अ कॉइन। जैसे हर एक कॉइन का दो साइड होता है, हेड और टेल, इसी तरह से हर एक ट्रांजैक्शन का भी दो साइड होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो कोई भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको दो साइड यूज करना ही पड़ेगा। कौन सा दो साइड है बोलो? डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम लोग किधर लिखते हैं? डेबिट में। जब घटती है तो क्रेडिट में। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो किधर लिखते हैं? देखो, क्रेडिट में। जब घटेगी तो डेबिट में। एक्सपेंस एंड लॉसेस बढ़ने पर डेबिट, घटने पर क्रेडिट। इनकम एंड गेन्स बढ़ने पर क्रेडिट, घटने पर डेबिट। कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट, घटने पर डेबिट। ये क्या याद करना पड़ेगा सर? जी हाँ, ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे वो इसी रूल के ऊपर बेस करके करेंगे। तो अगर आप लोगों ने कॉपी में ये नोट नहीं किया है तो इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं, इस चैप्टर का नहीं, इस पूरे सब्जेक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अकाउंटेंसी के पूरे सब्जेक्ट में ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, जिन लोगों ने आज फर्स्ट क्लास किया, आप लोग 3 पेज छोड़ दो, 1, 2 एंड 3, 3 पेज छोड़ दो। जो पिछले 2 क्लास हुए हैं उसमें 3 पेजेस लिखाए गए हैं, उसके बाद से 4th पेज से आप लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, ये मॉडर्न रूल ना मैं हर क्लास में किसी ना किसी से पूछूंगा, ये आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। बाय हार्ट का मतलब होता है नींद में भी कोई पूछ ले तो बता दे, इतना अच्छे से लर्न होना चाहिए। क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर नहीं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट इसी के ऊपर बेस्ड है। हम लोग आने वाले क्लासेस में जो भी चैप्टर करेंगे ना कहीं इसको बेस बना के करेंगे, क्योंकि देखो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जो टेक्निक होती है वो फंडामेंटली यहाँ से डिसाइड होती है। तो हम लोग सब कुछ इसी के ऊपर, तो एकदम मैं फटाफट से पूछूंगा तो मैं फटाफट बताना है। अगर मैं किसी से पूछूं बताओ लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो किधर लिखेंगे? बोलना सर डेबिट। समझ में आ रहा है? इनकम इंक्रीज होगा तो सर क्रेडिट। मतलब एक बार में फटाफट, सोचने का नहीं है कि हाँ क्या अच्छा, नहीं, एकदम फटाफट। और एग्जाम में भी ऐसे ही फटाफट, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा, एग्जाम में फटाफट आपको सोचना पड़ेगा। तो एकदम छोटा सा है, इसको याद करने के लिए मैंने बता दिया था। देखो, एसेट एक्सपेंस एंड लॉस, यहाँ पर येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है। एसेट एक्सपेंस एंड लॉस का सेम रूल है। एसेट एक्सपेंस एंड लॉस का सेम रूल है। क्या रूल है? इंक्रीज होने पे डेबिट। एसेट एक्सपेंस एंड लॉस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, और तो कुछ है नहीं, डेबिट और क्रेडिट ही है। तो एसेट एक्सपेंस एंड लॉस याद रखो हमेशा, इंक्रीज होने पर डेबिट, डिक्रीज होने पर क्रेडिट। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, लायबिलिटी, इनकम, गेन, कैपिटल, इसका उल्टा, इंक्रीज होने पर क्रेडिट और डिक्रीज होने पर डेबिट। हो गया याद? ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल, इसमें और कुछ है नहीं। अच्छा, इसके बाद मैंने इलस्ट्रेशन के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल दिया था, ये भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि अभी हम लोग और भी एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरी में आता है, और आपके चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो भी हम लोग प्रॉब्लम न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसमें भी ये लगेगा। क्या है ये कॉन्सेप्ट? अकाउंटेंसी में जब भी आप किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो तो हमेशा अपने आप को ना बिजनेस की तरफ से सोचो, बिजनेसमैन की तरफ से मत सोचो। बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन होता है जो पर्सन बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, उसको बिजनेसमैन बोलते हैं। और बिजनेस मतलब जिस काम को उसने स्टार्ट किया उसके काम को बिजनेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, मान लो एक पर्सन है मोहन, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया मोहन स्टोर। तो मोहन कौन है? बिजनेसमैन। और मोहन स्टोर्स ये क्या है? उसका बिजनेस। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेसमैन एक नेचुरल पर्सन होता है हमारे जैसा। बिजनेसमैन क्या होता है? एक नेचुरल पर्सन। बिजनेस को भी एक पर्सन मानते हैं हम लोग। बिजनेस को भी क्या मानते हैं? एक पर्सन। कैसा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। याद रखना, बिजनेस भी अपने आप में एक पर्सन माना जाता है। बिजनेस भी अपने आप में एक पर्सन माना जाता है। कैसा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, जब भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे किसके तरफ से सोचेंगे? बिजनेस मैन के तरफ से नहीं सोचेंगे। किसके तरफ सोचेंगे? बिजनेस के तरफ से सोचेंगे। देखो, बिजनेस के तरफ से सोचेंगे, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अब एक बार ये कॉन्सेप्ट जो ऊपर मैंने लिखा एक बार पढ़ो तो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। As per this concept, the identity of the business is different from the owner or proprietor. बिजनेस की आइडेंटिटी उसके ओनर या प्रोप्राइटर से अलग मानी जाती है। बिजनेस की आइडेंटिटी ओनर या प्रोप्राइटर से अलग मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस का अपना अलग नाम होता है, बिजनेस का अपना अलग एड्रेस होता है। जैसे देखो, हमारा सबका नाम है ना, हम सभी का अपना अपना नाम है,
हम लोग अपने नाम से जाने जाते हैं कि नहीं जाने जाते हैं? बिल्कुल, हम लोग अपने नाम से जाने जाते हैं। इसी तरीके से बिजनेस का भी अपना नाम होता है, हर बिजनेस अपने नाम से जाना जाता है। समझ में आया? तो बिजनेस हैज इट्स ओन नेम, बिजनेस हैज इट्स ओन एड्रेस। समझ में आ रहा है? जैसे हमारा और आपका, हम लोग अपना एक एड्रेस है जहां हम लोग रहते हैं। बिजनेस की भी एक लोकेशन होती है, एक ऑफिस होता है, कोई स्टोर होता है। तो बिजनेस का अपना खुद का एड्रेस होता है, बिजनेस का अपना नाम है, बिजनेस का अपना एड्रेस है। बिजनेस अपने आप में एसेट्स वगैरह को होल्ड करता है, बिजनेस के अपने एसेट। जैसे मेरे और आपके एसेट है, मेरे पास ये फोन है, दिस इज माई एसेट, आपके पास फोन है, वो आपका एसेट है। समझ में आ रहा है? तो जैसे हमारे पास कुछ एसेट्स हैं, हमारे पास पैसे हैं, बिजनेस के पास भी पैसे होते हैं, बिजनेस के पास भी एसेट्स होते हैं, बिजनेस की भी लायबिलिटी होती है। तो घूम फिर कर बोलने का मतलब ये है कि बिजनेस को हम लोग अज्यूम करते हैं, बिजनेस को अज्यूम करते हैं कि ये एक अपने आप में एक अलग पर्सन है। बिजनेस को अज्यूम करते हैं कि अपने आप में ये एक अलग पर्सन है, क्योंकि बिजनेस नेचुरल पर्सन तो हो नहीं सकता। हम लोग मानते हैं कि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। यानी कि इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया जा रहा है कि बिजनेस हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी, ठीक है। हम लोग अकाउंटिंग किसके तरफ से करेंगे? हमेशा बिजनेस के तरफ से, बिजनेसमैन के तरफ से कभी नहीं सोचेंगे। हम लोग अपने आप को हमेशा बिजनेस समझेंगे, हम लोग अपने आप को हमेशा आर्टिफिशियल पर्सन समझेंगे, हम लोग अपने आप को बिजनेसमैन नहीं समझेंगे, ठीक है। तुम में से बहुत लोग अपने आप को सोचते हो कि बिजनेसमैन है, नहीं हम फ्यूचर में बिजनेस करेंगे, ठीक है। सोचो, वो मन में सोचो, अकाउंट्स करते समय क्या सोचना, हम बिजनेस हैं, बिजनेसमैन नहीं है। ये याद रखना, अदरवाइज प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके पीछे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों सोचना है, ये भी बताएंगे थोड़ी देर में, खुद ही तुम लोग समझ जाओगे। फिलहाल ये समझ में आया। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लिखते हैं, तो इसके बाद से अब आगे कंटिन्यू करना है। जिन लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं की है, आज फर्स्ट क्लास है, आप 3 पेज छोड़ दो, 4th पेज से अब लिखो जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुकना। हाँ, नोट्स आप लोगों को कोई नोट्स मिला है क्या अभी तक? नहीं, स्कूल से है? नहीं यहाँ से। 1 मिनट। चलो तो एक काम करते हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसी तरह से कुछ और भी कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। तो हेडिंग देना कॉपी में, लिखो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, नाम से क्या समझ में आ रहा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट? हम लोग बिजनेस के किसी भी ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं ना, तो किस अमाउंट पे करते हैं, किस वैल्यू पे करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट या हिस्टोरिकल वैल्यू। समझ में आ रहा है? खास करके ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है एसेट्स के लिए। हम लोग जब किसी बिजनेस के एसेट को अक्वायर करते हैं, जैसे मान लो आज आपने बिजनेस के लिए कोई मशीन खरीदा, तो वो मशीन की वैल्यू जिस समय आपने खरीदा उसके 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो वैल्यू बदलेगी। तो हम लोग किस वैल्यू पे उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? याद रखना, हम लोग किसी भी एसेट को उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जिस वैल्यू पे हमने अक्वायर किया था, खरीदा था, ठीक है। मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, उस पर हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन जिस वैल्यू पे होती है उसी वैल्यू पे हम लोग क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं, इसके बारे में लिखो।
all the business transactions are recorded at a value in which transaction takes place. Similarly, the assets of the business is recorded at acquisition स्पेलिंग दिख रहा ना, ACQUISITION, acquisition. Assets of the business is recorded at the acquisition cost. Irrespective of its मार्केट प्राइस. मान लो कोई एसेट है, मशीन है 10 लाख का, मार्केट में इसकी प्राइस 10 लाख है, लेकिन जो वेंडर है वो आपका कोई क्लोज रिलेटिव है या मान के चलो आपका कोई अच्छा मित्र है, उसने आपको क्या किया, ये 8 लाख में दे दिया. आपने इसको कितने में खरीद लिया, 8 लाख में. आप अपने खाते में जब बिजनेस के खाते में जब इसको रिकॉर्ड करोगे तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, 8 लाख पे, मार्केट प्राइस पे नहीं. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जिस कॉस्ट पे आप अक्वायर कर रहे हो, एसेट को आपने अक्वायर किस वैल्यू पे किया, 8 लाख में. आपको कितना देना पड़ा, 8 लाख. तो ये 8 लाख ही तो आपके लिए कॉस्ट है ना, इसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो आपने पे किया. मार्केट में जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा भी हो सकती है. ऐसा भी मान के चलो 8 लाख का कोई वैल्यू है, आपको पता नहीं था, आपने 10 में खरीद लिया, ज़्यादा प्राइस दे दिया, ओवर पे कर दिया आपने. ऐसा कभी कभी होता है. या फिर मान लो कि लिमिटेड स्टॉक था, आपने उसको क्या किया, प्रीमियम दे के खरीद लिया. जैसे क्या, जब कोविड के टाइम पे सैनिटाइजर, मास्क, इसकी शॉर्टेज चल रही थी, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, ज़्यादा पैसा देके खरीद रहे थे. एक सैनिटाइजर का बॉटल मान लो 100 रुपया का, उसको 150, 200, 250 देके भी खरीदने वाले खरीद रहे थे. तो किसी भी रीज़न से मान के चलो, अगर आप किसी एसेट को ज़्यादा प्राइस पे एक्वायर करो या कम प्राइस पे एक्वायर करो, उससे कोई मतलब नहीं है. मार्केट में क्या प्राइस है उससे कोई लेना देना नहीं है. आप जिस प्राइस पे खरीद रहे हो उसी पे आपको रिकॉर्ड करना है. हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है. चलो इसके अलावा आगे देखो, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. देखो, हम लोग बिजनेस जो करते हैं इसमें लगातार ट्रांजैक्शन चलती रहती है. बिजनेस में लगातार ट्रांजैक्शन चलती रहती है, तो हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं. इसी तरीके से बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद हमें ये भी तो देखना ज़रूरी है कि हमारे बिजनेस में आखिर हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये तो चेक करना पड़ेगा ना. खाली बिजनेस करते रहने से तो होगा नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा भाई बिजनेस में हो क्या रहा है, प्रॉफिट कर रहे हैं कि लॉस हो रहा है हमारा. तो ये प्रॉफिट या लॉस का जो कैलकुलेशन है ये हम लोग कब करते हैं, डेली प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, कब, 12 ईयर्स, राइट, यानी एनुअल बेसिस पे. क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस आप लोग हर दिन कैलकुलेट नहीं करते हो, इतना समय भी नहीं होता और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है आप डेली बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, ऐसा नहीं होता है. समझ में आ रहा है. तो हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हम लोग बिजनेस का इवैल्यूएशन करते हैं. इवैल्यूएशन मतलब आखिर बिजनेस कैसा चल रहा है, इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना, वेदर बिजनेस इज गिविंग यू प्रॉफिट और इट इज हैविंग लॉस. तो यू हैव टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, एनुअल बेसिस पे. एनुअल बेसिस
पे, मतलब एक साल में 12 महीने के बेसिस पे। तो ये जो पूरा पीरियड होता है ना एक साल का, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। तो अब इसके बारे में लिखो, अकाउंटिंग पीरियड is the time frame for which we evaluate the performance of the business. Accounting period is the time frame for which we evaluate the performance of the business, whether it is earning profit or making loss. Generally, the accounting period comprises of 12 months. It can be of टू टाइप्स। अकाउंटिंग पीरियड जो है ये दो टाइप का हो सकता है। नंबर ए, कैलेंडर ईयर, फर्स्ट starts from 1st January each year, ends on financial year. Financial year starts from 1st April each year, ends on 31st March each year। तो हम लोग अपने बिजनेस की प्रॉफिट या लॉस एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। 12 महीने के टाइम फ्रेम में, 12 महीने के पीरियड में हम लोग ये इवैल्यूएट करते हैं कि आखिर बिजनेस कैसा चल रहा है, इससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट कम आ रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो ये जो चेक करते हैं ना, ये 12 महीने के पीरियड को हम लोग अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। ये अकाउंटिंग ईयर दो टाइप का हो सकता है, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर।
कैलेंडर ईयर का मतलब जो कैलेंडर के फॉर्मेट में चलता है, तो यानी कि ये जनवरी से स्टार्ट होगा, दिसंबर तक चलेगा। तो कैलेंडर कैसे स्टार्ट होता है? जनवरी 1 जनवरी से और 31 दिसंबर को क्लोज हो जाता है। तो इस तरह के फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। और फाइनेंशियल ईयर का मतलब जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और फिर एंड कब होगा? अगले साल के 31 मार्च को। नॉर्मली इंडिया में फाइनेंशियल ईयर ही चलता है। पहले, आज से कुछ साल पहले तक ये लिबर्टी थी, आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो, पर आज के टाइम पे प्रैक्टिकली जितने भी लॉज है, जो भी रेगुलेशंस है, वो सब प्रेफर किसको करती है? फाइनेंशियल ईयर को। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलेगा सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके फाइनेंशियल ईयर के ऊपर बेसिस किए हुए रहेंगे, क्योंकि कंपनीज लॉ है, जितने भी इंडिया के लॉ है, इनकम टैक्स, जीएसटी, सब जगह पे आप देखोगे ना फाइनेंशियल ईयर, वो लोग अप्रैल टू मार्च के बेसिस पे ही सारा कैलकुलेशंस करते हैं। इसीलिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी जितनी कंपनी है, जो भी बिजनेसेस है, वो भी अपना हिसाब किताब अप्रैल टू मार्च के बेसिस पे ही रखते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड समझ में आया। चलो, तो अगर मान लो, जस्ट समझने के लिए एक बार थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। मान लो अगर अकाउंटिंग ईयर होगा कैलेंडर ईयर के बेसिस पे, तो कैलेंडर ईयर स्टार्ट होगा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, जो भी साल है। और अगर फाइनेंशियल ईयर होगा तो ये स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल, जो भी साल, और ये नेक्स्ट ईयर में जाकर 31 मार्च, जो भी है, वहां खत्म होगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये हो गया अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लिखो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या? यहां पर कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस एंटिटी। कंसर्न मतलब हमारा कोई कंसर्न, दैट इज नॉट द मीनिंग हियर। ठीक है, कंसर्न मतलब आपका कोई प्रॉब्लम, आपका कोई इश्यूज, समझ रहे? ये वो कंसर्न मतलब यहां पर एक बिजनेस एंटिटी के बारे में बात हो रहा है। गोइंग कंसर्न मतलब जो बिजनेस है, इसका नेचर हम लोग ये मानते हैं कि ये चलता रहेगा। यानी नॉर्मली जब कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टार्ट नहीं करता है। कोई भी इंसान बिजनेस क्यों स्टार्ट करता है? लंबे समय तक चलाने के लिए करता है। कोई भी इंसान लंबे समय तक बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस स्टार्ट करता है, और यही कॉमन एजम्पशन है। तो हम लोग किसी भी बिजनेस में ये नॉर्मली मानते हैं। क्या मानते हैं? हम लोग ये मानते हैं कि जो बिजनेस है, जिसका हम लोग हिसाब किताब कर रहे हैं, जिसके ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बिजनेस कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है। ये कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है, ये लंबा चलने वाला एक बिजनेस है। समझ में आ रहा है? तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दैट इज द बिजनेस एंटिटी विल कीप ऑन डूइंग बिजनेस ओवर एंड ओवर, ईयर बाय ईयर। ये ऐसा नहीं कि कुछ दिन किया और बंद कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस चलता रहेगा सालों साल तक। इसी असम्पशन को बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बोलो सर ये क्या आलतू फालतू कॉन्सेप्ट है, क्या ये सब का मतलब है, क्यों ये सब पढ़ रहे हैं? गोइंग चले बंद हो जाए, क्या ही करना है, क्यों इसका मतलब है? इसका मतलब है जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे। ये इसलिए होता है, एक चीज समझना, बिजनेस दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे भी बिजनेस होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टार्ट किए जाते हैं, उनका कोई कंटिन्यूटी नहीं होता, बिजनेस में कोई कंटिन्यूटी नहीं होता। वो बिजनेस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टार्ट किए जाते हैं। तो जैसे कि मान लो किसी पर्टिकुलर जगह पे मेला लगा, मेला देखते हो ना, जैसे कोलकाता में भी दुर्गा पूजा वगैरह के टाइम पे कई सारे ऐसे जगह है, कोई मैदान है, वहां पर मेला लगता है, 1 महीने तक का मेला है। और 1 महीने में क्या होता है, बहुत सारे वहां पर स्टॉल्स लगते हैं, बहुत सारे लोग वहां पर क्या करते हैं, अपना स्टॉल वगैरह लगाते हैं, अलग अलग तरह की चीजें बेचते हैं। और ये जो मेले में जो दुकानें लगती है वो कितने दिन चलती है? 1 महीना। 1 महीने के बाद मान लो उससे भी कम समय का भी मेला होता है, उससे ज्यादा समय का भी मेला होता है, पर जस्ट एग्जांपल के लिए समझो 1 महीने का मेला है। कितने दिन का मेला? 1 महीने का। तो उसके अंदर जो भी दुकानें लगी वो सब भी 1 महीने का। 1 महीना खत्म, मेला खत्म, मेला बंद, उसके साथ सारा दुकान भी खत्म, वो सब उड़ा के चले जाएंगे। इस तरह के शॉर्ट टर्म बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेबल वेंचर। टर्मिनेबल वेंचर मतलब, वेंचर का मतलब यहां पर है कोई बिजनेस आप कर रहे हो, यू आर डूइंग सम बिजनेस एक्टिविटी, यू आर डूइंग सम बिजनेस, बट दिस बिजनेस इज फॉर अ शॉर्ट टर्म, इसलिए इसको टर्मिनेबल वेंचर बोलते हैं। दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म वेंचर, दिस इज अ टर्मिनेबल वेंचर। कोई टर्मिनेबल वेंचर है, वो टर्म पूरा होने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या ये जो मेले में दुकानें लग रही है वो भी तो एक बिजनेस है ना, जो वहां पर अपना सामान बेच रहा है वो भी तो बिजनेस ही कर रहा है। क्या उसको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल को वो लोग फॉलो कर रहा है? नो।
क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपका बिजनेस चलता रहेगा लगातार, लेकिन वो लोग तो वैसा कर नहीं रहे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे। इसी तरीके से देखो, बुक फेयर लगता है कलकत्ता में, बुक फेयर लगता है, उसका भी एक टाइम होता है। बहुत सारे पब्लिशर्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं वहां पर, ये भी एक टाइम तक चलता है, वहां पर लोग अपनी किताबें बेचते हैं, फिर वो टाइम खत्म, सब स्टॉल भी खत्म। बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं, अलग अलग चीज़ों के, कपड़े के लिए होते हैं, अलग अलग एक्सेसरीज के लिए होते हैं, कई सारे एग्जीबिशन, पेंटिंग का एग्जीबिशन होता है। तो ये जो एग्जीबिशन होता है ये क्या होता है, ये भी इस दौरान भी बहुत सारे लोग अपना एग्जीबिशन में अपना सामान लेकर जाते हैं, अपने प्रोडक्ट लेकर जाते हैं, लोग आते हैं वहाँ पर खरीदते हैं। एग्जीबिशन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते का होता है, एग्जीबिशन खत्म, दुकान खत्म। ये सारे के सारे वो बिजनेसेस हैं जो शॉर्ट टर्म चलते हैं। इसी तरीके से समझो आईपीएल का मैच हो रहा है, आईपीएल का मैच ये भी तो एक वेंचर ही है ना, ये एक बिजनेस है, इसमें लोग पैसे लगा रहे हैं, अपना अपना टीम बना रहे हैं। 1 महीने का मैच चला, 1.5 महीने का चला, जो भी अपना टाइम होता है, स्टार्टिंग मैच से लेकर लास्ट मैच तक। जब फाइनल हो गया, जिसको जीतना था वो टीम जीत गया, उसके बाद खत्म, अब नेक्स्ट ईयर होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इस 1-1.5 महीने में बनाने वाले ने बनाया, तो आईपीएल इस क्या है, ये भी इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस ओनली। तो ये क्या गोइंग कंसर्न बिजनेस बोल सकते हैं? नो, इट इज अ काइंड ऑफ टर्मिनेबल वेंचर। इसी तरीके से कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो रहा है, अभी जैसे अयोध्या में क्या हुआ, ये कुंभ मेला हुआ ना, अयोध्या में, प्रयागराज में हुआ ना, तो ये यहाँ पर जो कुंभ मेला हुआ, ये भी एक आयोजन था, काफी बड़े लेवल पे सारी चीजें ऑर्गेनाइज की गई। तो यहाँ पर जो भी लोग आए, वो महीने भर का, 1.5 महीने का, जितने भी दिन का वो मेला था, बहुत सारे लोग गए, कितनी सारी दुकानें खुली, दुनिया भर की चीजें, कमाने वाले ने वहां पर जाकर बहुत कुछ कमाया, बनाया। तो ये जो भी उतने दिन का मेले का समय था, उसमें लोगों ने कमाया, पर उसको गोइंग कंसर्न बोल सकते क्या? नहीं। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? गोइंग कंसर्न का मतलब, हम लोग इन सारे बिजनेसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो कुछ समय के लिए स्टार्ट होते हैं और समय पूरा होने के बाद बंद हो जाते हैं। ये इस तरह के बिजनेस को बोलते हैं टर्मिनेबल वेंचर। कहीं पर स्टॉल लग गया, कहीं मेला है वहां लगा दिए, कोई दुर्गा पूजा है, क्रिसमस है, क्रिसमस के टाइम पे तुम देखो पार्क स्ट्रीट वगैरह में कई सारे स्टॉल्स लगते हैं, है ना। ये सारे क्या, टर्मिनेबल वेंचर, एक टाइम के बाद टर्मिनेट हो जाएंगे। इवन इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल तुम लोग को देते हैं। रियल एस्टेट कंपनी में जैसे मान लो कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, उस प्रोजेक्ट में बिल्डर लोग क्या करते हैं, एक बिल्डिंग या किसी प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने का अग्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है मान लो 2-3 छोटा सा कोई प्रोजेक्ट, एक बिल्डिंग या कुछ बनाना, 3-4-5 महीने का एक प्रोजेक्ट है। तो ये 3-4-5 महीने तक वो काम होगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसमें अग्रीमेंट होता है, जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जो ओनर होते हैं, और जो बिल्डर या डेवलपर होता है, उसके बीच में अग्रीमेंट होता है। वो बनाकर उसको दे देंगे, वो अपना पैसा दे देंगे, या फिर ऐसा भी होता है कि शेयर कर लेंगे जो भी एरिया है, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया, कुछ फ्लोर लैंड ओनर रख लिया, कुछ फ्लोर बिल्डर रख लिया। इस तरीके से सारा अग्रीमेंट होता है, वो कहानी खत्म है। इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं एक तरीके से जॉइंट वेंचर। इसको जॉइंट वेंचर बोला जाता है प्रैक्टिकली रियल लाइफ में। पर जॉइंट वेंचर भी एक तरीके से क्या है, गोइंग कंसर्न नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपके साथ अग्रीमेंट हो रहा है। आपका बिल्डिंग बन के तैयार हो गया, बिल्डर आपका शेयर आपको दे देगा, अपना शेयर खुद ले लेगा, कहानी खत्म। उसके बाद आपके और बिल्डर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। समझ आते? ये इस तरह के जो छोटे छोटे पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, उससे कमाई होती है, सब कुछ है, लेकिन वो गोइंग कंसर्न नहीं है। तो गोइंग कंसर्न क्या है सर? गोइंग कंसर्न का मतलब होता है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हो इस इंटेंशन से कि मेरे को इसको लगातार चलाते रहना है, आगे भी ये चलता रहेगा सालों साल। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर बिजनेस चलता ही रहता है, बहुत सारे बिजनेस बंद भी होते हैं। कोई 1 साल 2 साल में बंद हो गया, कोई 4 साल 5 साल में बंद हो गया, वो बात की बात है। बंद होने का तो सालों पुराना कंपनी भी बंद हो सकता है, वो बात की बात है। पर आपका इंटेंशन होना चाहिए चलाने का। जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये सोच के नहीं स्टार्ट कर रहे हो कि महीना भर के बाद इसको बंद कर देंगे। जैसे जो लोग मेले में स्टॉल लगा रहे हैं, उन्हें तो पहले से ही पता है कि ये तो महीना भर का मेला, महीना भर में जो माल बेचना बेच लो, उसके बाद मेला खत्म, दुकान उठा लो। तो आप पहले से ही क्लियर हो कि ये जो मेरा बिजनेस है ये इतने टाइम फ्रेम के लिए है, उसके बाद किसी दूसरे जगह पर मेला लगेगा, वहां ले जाकर लगाएंगे। लेकिन जब कोई इंसान नॉर्मल कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, मान लो आपने कोई स्टोर, जैसे अपने लोकेलिटी में देखो जितने भी शॉप्स हैं आसपास में, तुम्हारे गली मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे स्टोर्स होंगे। स्टेशनरी का दुकान याद करो, अपने मोहल्ले लोकेलिटी में कोई स्टेशनरी का दुकान कितने सालों से याद करो, कई सालों से। कोई ग्रॉसरी का स्टोर याद करो, मैं भी शायद तुम्हारे बचपन से होगा ऐसा कोई ग्रॉसरी का स्टोर, आज भी चल रहा है। तो ये जो स्टोर्स है ये कोई नया नहीं है, कुछ दिन चला और बंद हो गया, नहीं। ये दुकान, ये जो छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं हर गली मोहल्ले में हम लोग देखते हैं अपने लोकेलिटी में, ये सारे एक बार स्टार्ट करते हैं और चलता रहता है। ये सब क्या है, गोइंग कंसर्न। और नॉर्मली हम लोग यही अज्यूम करते हैं कि कोई भी बिजनेस ऐसा ही होता है,
दिस इज द कॉमन अजम्पशन कि कोई भी बिजनेस ऐसा ही होता है, कैसा, लगातार चलने वाला। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो अगर कोई एक बिजनेस है वो हमने चलाया 12 महीने तक, एक अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, इसके बाद ये आगे चलेगा सेकेंड फिर से 12 महीना, मतलब अकाउंटिंग ईयर 1, फिर उसके बाद अकाउंटिंग ईयर 2 अगले भी चलेगा, इसके बाद फिर 12 महीना, फिर अकाउंटिंग ईयर 3, ऐसे करके बिजनेस चलता रहेगा। बिजनेस बंद नहीं होने वाला, साल बदलते रहेंगे लेकिन बिजनेस चलता रहेगा, ईयर बाय ईयर वो चलता रहेगा। हर साल वो प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ करेगा, धीरे धीरे करके ग्रो करेगा, साइज बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, समझ में आ रहा, पर बिजनेस चलता रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं गोइंग कंसर्न। अब इसमें होता यह है कि आपने पहले साल में, देखो पहले साल में आपने जो भी मान लो स्टॉक खरीदा वो बच गया, आपने इस साल जो भी गुड्स खरीदा, जो भी सामान आपने खरीदा, जरूरी है कि पूरा बिक जाएगा? नहीं। मान लो इस साल आपने जो भी सामान खरीदा, स्टॉक खरीदा, उसमें से कुछ बचा रह गया, तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करोगे, नेक्स्ट ईयर में इसको कैरी फॉरवर्ड करो। क्यों? क्योंकि बिजनेस तो चलने वाला है लगातार, तो नेक्स्ट ईयर में वो काम आ जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर में फिर से कुछ माल बच गया, साल खत्म होते होते साल के एंड तक कुछ माल बच गया, तो आप क्या करोगे? फिर से अगले साल उसको ट्रांसफर करोगे। तो आप इसको फेक नहीं दोगे, बर्बाद नहीं कर दोगे, डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस तो लगातार चलने वाली चीज है। तो पिछले साल का कोई भी स्टॉक कुछ भी बचा हुआ है तो हम लोग आगे आने वाले साल में उसको यूज करेंगे। इसी तरह से आपने अपने बिजनेस के लिए मान लो ईयर 1 में, अकाउंटिंग ईयर 1 में आपने कोई मशीन खरीदा, तो अकाउंटिंग ईयर 1 में अगर आपने कोई मशीन खरीदा तो क्या अकाउंटिंग ईयर के बाद अगर वो मशीन ठीक ठाक चल रहा है तो आप उसको क्या करोगे? फेंक दोगे? नहीं, वो नेक्स्ट ईयर भी चलेगा, अकाउंटिंग ईयर 2 में भी काम आएगा, अकाउंटिंग ईयर 3 में भी काम आएगा। समझ में आ रहा है? हमारे क्लास में तुम देखो यहाँ पर टीवी है, एयर कंडीशन है, ये जो भी हमारे क्लास में ये चीजें, ये क्या एक साल, जिस साल हमने खरीदा उस साल यूज करके इसको छोड़ दिया? ये चलता जा रहा ना, मतलब एक साल से हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके ये जितने भी बिजनेस के एसेट है, ये तो हमारे बिजनेस का एसेट है ना, ये मास्टरमाइंड क्लासेस, ये जो ये इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट का ये सारा एसेट है जिससे आप लोग पढ़ रहे हो। तो ये सारा का सारा एसेट हम लोग एक बार खरीदे और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, अगले साल, उसके बाद वाले साल, उसके बाद वाले साल। क्यों चल रहा है? क्योंकि बिजनेस चल रहा है। बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस के सारे स्टॉक कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, बिजनेस के सारे एसेट्स कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, बिजनेस के लायबिलिटी भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जैसे मान लो ईयर 1 में, अकाउंटिंग ईयर 1 में तुमने कोई लोन लिया और अकाउंटिंग ईयर एंड तक तुमने उस लोन को चुकाया नहीं, उसका इंटरेस्ट वगैरह दिए पर लोन रिपे नहीं किए, प्रिंसिपल अभी भी बाकी है, तो क्या करोगे? एक अकाउंटिंग ईयर 1 के बाद क्या बैंक वाला छोड़ देगा? नहीं, वो अगले साल तुमसे मांगेगा। अगले साल भी तुमने सिर्फ इंटरेस्ट दिया, प्रिंसिपल अभी भी बाकी है, तो वो क्या करेगा? थर्ड ईयर में मांगेगा। तो आपकी जो लायबिलिटी है वो भी ईयर बाय ईयर क्या हो रही है? कैरी फॉरवर्ड हो रही है। एसेट्स जो आपने लिया वो भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका बिजनेस सालों साल चल रहा है। अगर आपका बिजनेस ही सालों साल नहीं चलने वाला है, गोइंग कंसर्न नेचर का आपका बिजनेस ही नहीं है, तो कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा? आपका स्टॉक, एसेट, लायबिलिटी कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। और हमें बिजनेस में ऐसा नहीं मानना पड़ता है। हम लोग जब बिजनेस के ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? चीजों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? जब अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी में हम लोग चीजों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जब हम लोग चीजों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, तो इसका बेसिक फंडामेंटल अजम्पशन ये होता है कि बिजनेस आगे भी चलेगा। ये कहीं लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ये तुमको समझना है। दिस इज अ वेरी फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशन यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको ये मान के चलना है कि बिजनेस आगे चलने वाला है। और इसी अजम्पशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? जब अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, जब अकाउंट्स बनाते हैं, तो हम लोग चीजों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। चलो, तो अब इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क का। ये सारा ज्यादा मार्क का तो क्वेश्चन है, थ्योरी में आएंगे। और अभी अकाउंट्स का जो आप लोग के स्कूल में फर्स्ट एग्जाम होगा, उसमें थ्योरी और बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट एग्जाम में ना वो लोग बेसिक चीजें ज्यादा पूछते हैं। तो अभी आप लोग के स्कूल में जो भी इंटरनल टेस्ट या फर्स्ट टर्म एग्जाम जो भी होगा, उसमें ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसमें से बहुत कुछ आएगा। चलो, तो गोइंग कंसर्न के बारे में लिखते हैं। This concept is based on the assumption that the business entity will carry on its operations
over number of years, and there is no intention to shut it down. In the recent future. It assumes the business has a continuity. ठीक है, मैं ब्रीफ में हर एक कॉन्सेप्ट को छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ। यही सारे कॉन्सेप्ट के बारे में और भी डिटेल में काफ़ी अच्छे से लंबा चौड़ा करके आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, पर अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं हर एक कॉन्सेप्ट को ब्रीफ में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यानी बिजनेस चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस विल कीप ऑन गोइंग, चलता रहेगा, बंद नहीं होने वाला है। अब बंद हो जाए तो अलग बात है, पर इंटेंशन नहीं है हमारा बंद करने का। ठीक है, देखो बंद तो हो ही जाता ना, कभी कभी बड़े बड़े बिजनेस में फ्रॉड हो गया, कुछ हो गया, वो हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं, किसी बिजनेस में इतना करोड़ का स्कैम है, ये है, वो है, बंद हो गया, तो वो अलग बात है, पर इंटेंशन नहीं है, अपना काम है चलाना, बंद हो जाए तो अलग बात है। ठीक है, गोइंग कंसर्न के बाद अब हम लोग एक लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखो, कंजर्वेटिज्म। इसी को बोलते हैं प्रूडेंस। कॉन्जर्वेटिज्म, कॉन्जर्वेटिव इसका मतलब क्या है, इसका इंग्लिश में मतलब कॉन्जर्वेटिज्म का मतलब ठीक है, और बोलो कॉन्जर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, या कॉन्जर्वेटिव होने का मतलब क्या होता है। कौन बोलता ना ये पर्सन बहुत कॉन्जर्वेटिव है, मतलब नैरो माइंडेड, मतलब ये बहुत ही क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड थॉट रखता है, बहुत ही कॉन्जर्वेटिव थॉट रखता है। तो कॉन्जर्वेटिव का मतलब होता है कि आप चीजों को बहुत ही लिमिटेड पैरामीटर में सोचते हो, बहुत ही नैरो माइंडेड होकर सोचते हो। इसी तरह के मेंटालिटी को बोलते हैं कॉन्जर्वेटिज्म। तो आम बोलचाल में तो खैर इसका मतलब अलग है, यहां पर क्या इसका मतलब है, इस बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, अकाउंट्स के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या है। तो अकाउंट्स में भी कुछ ऐसा ही मतलब है। अकाउंटेंसी में ऐसा बोला जाता है कि जब आप एक बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में ना थोड़ा सा नेगेटिव होकर सोचो, मतलब आपको करना तो हर कुछ अच्छा है, सोचना है, उम्मीद तो अच्छा अच्छा का रखना है, लेकिन फिर भी आप एक बार नेगेटिव के तरफ से सोचो। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस में कोई खर्चे या नुकसान होने की आशंका है, अगर आपको लग रहा है कोई नुकसान या खर्च होने की आशंका है, चांसेस है, आपको ऐसा वैलिड ग्राउंड दिख रहा है, तो आप क्या करो, आप उसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो, आप अपने खाते में उसको रिकॉर्ड कर लो, होने के पहले ही रिकॉर्ड कर लो। अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में कोई खर्च या नुकसान हो सकता है, तो होने के पहले आप उसको पहले से रिकॉर्ड कर लो। बोले सर अभी तो हुआ नहीं है, बोला हाँ नहीं हुआ तो क्या हुआ, सोच लो ना कि हो गया, पहले से रिकॉर्ड कर लो। समझ में आ रहा है। एक चीज तुम सोचो, लोग इंश्योरेंस क्यों कराते हैं। किसी ने नई गाड़ी खरीदी और उसने कार इंश्योरेंस करा लिया, क्यों कराते बोलो, ताकि बाई चांस अगर एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी ठुक जाए, भसक जाए, नया नया गाड़ी, तो क्या हो, कम से कम इंश्योरेंस कंपनी से पूरा जो भी खर्चा वो मिल जाएगा। इसका मतलब नहीं है कि वो गाड़ी एकदम रफली चलाएगा, जैसे तैसे पागल की तरह गाड़ी को ठोक देगा कि चलो यार इंश्योरेंस का पैसा भरे तो गाड़ी को ठोक देते हैं, नहीं तो इंश्योरेंस का पैसा वेस्ट हो जाएगा। ऐसा कोई करता नहीं है, करता है क्या। तो हर इंसान चाहता है कि नहीं भाई मैं रास्ते पे जब निकलूं गाड़ी लेकर तो सेफ ड्राइव करूं, मैं भी सुरक्षित रहूं, दूसरे लोग भी सुरक्षित रहे। तो हर इंसान एक पॉजिटिव माइंडसेट से ही सोचता है, हर इंसान गाड़ी अच्छे से चलाता है, सेफ ड्राइव करता है, सीट बेल्ट लगाता है, जो समझदार इंसान है वो वैसे ही करता है। लेकिन
नेगेटिव कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चलता है ना कि यार एक्सीडेंट तो हो ही सकता है, मेरे गलती से नहीं तो किसी और की गलती से हो सकता है, तो चलो एक काम करते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं। तुमको समझ में आ रहा है? यानी कि हम लोग जितने भी होपफुल हो, हम लोग जितने भी पॉजिटिव माइंडेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो नेगेटिव हम लोग सोचते हैं। जब हम लोग एग्जाम देकर आते हैं और अपने मार्क्स को घर पे जोड़ते हैं तो थोड़ा नंबर काट काट के जोड़ते हैं ना। किसी आंसर को तुमने बहुत बढ़िया से लिखा, एकदम बढ़िया अच्छे से तुमको आता था कोई आंसर और तुमने पूरा बढ़िया से उसको लिखा है, फिर भी 5 आउट ऑफ 5 देते हो क्या अपने आप को? अगर कोई दे रहा है तो गलत दे रहा है, ठीक है। जितने भी अच्छे से लिखो, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन तुमने बढ़िया से लिखा है तो जब घर पे सेल्फ कैलकुलेशन करना चाहिए तो 5 में से 4 दे दो। बहुत कॉन्फिडेंट हो तुम कि नहीं इसमें तो टीचर काट ही नहीं सकता तो 4.5 दे दो। 5 में से 5 दे रहे हो तो खैर अब अलग बात है, ठीक है। तो नॉर्मली ये क्या है, यू नो कि मेरा आंसर बहुत अच्छा है, मैंने परफेक्टली लिखा सब कुछ, मे बी मेरे को टीचर 5 में से 5 दे दे, लेकिन जब हम लोग सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग लोअर एंड पे चलते हैं, अपने मान के चलते यार मे बी कुछ सिली मिस्टेक हो या टीचर को मेरा आंसर उतना पसंद ना आए तो चलो आधा नंबर 1 नंबर हम लोग काट लेते हैं। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से बिजनेस में भी होता है कि आप जब बिजनेस कर रहे हो तो नो डाउट आप हर चीज अच्छा सोचोगे, लेकिन फिर भी हो सकता है ना आपको लग रहा है कि कोई बिजनेस में नुकसान हो सकता है, बिजनेस में कोई नुकसान हो सकता है, बिजनेस में कोई लॉस हो सकता है, कोई हेवी एक्सपेंस हो सकता है। तो आप एक काम करो, जब आपको लग रहा है कि कुछ हेवी नुकसान या एक्सपेंस हो सकता है तो आप पहले से उसको अपने खाते में एक्नॉलेज कर लो, रिकॉर्ड कर लो होने के पहले। इसी को बोलते हैं आप पहले से नेगेटिव सोच रहे हो, कंजर्वेटिव माइंडेड अप्रोच है, नैरो माइंडेड अप्रोच है। तुम लोग बोलोगे अच्छा, और सर अगर मेरे को लग रहा है कि बिजनेस में कोई पॉजिटिव इनकम होने वाला है, कोई मेरे को लग रहा है इनकम भी होने का चांसेस है, तो उसको भी रिकॉर्ड कर ले? नहीं, इनकम को मत रिकॉर्ड करो, इनकम को मत रिकॉर्ड करो। बोलोगे सर खर्चा जब लग रहा था कि होने का है, नुकसान जब लग रहा था कि होने का है, तो उसको तो रिकॉर्ड कर लिए, तो जब मेरे को लग रहा है कि इनकम होने का चांसेस है तो उसको क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे? इसी को तो बोलते हैं कॉन्जर्वेटिव। कॉन्जर्वेटिव का मतलब आप पॉजिटिव चीजों के लिए आपको ज्यादा पहले से खुश होने का जरूरत नहीं है, पहले हो जाने दो फिर खुश होना, लेकिन नेगेटिव चीज के लिए मातम पहले से मनाओ। समझ में आ रहा है? मतलब ये क्या रहा, ये बोले तो नैरो माइंडेड आदमी है। कोई चीज देखो, कुछ लोग क्या होता है ना, कोई चीज होता नहीं है, होने के पहले खुश होना शुरू हो जाते हैं। लॉटरी का टिकट लेके आया और सबको सुना रहा है, देखो 1 करोड़ का लॉटरी खरीदे, 1 करोड़ का लॉटरी का टिकट खरीदे, अब कल से हमसे इज्जत से बात करना, कल मेरा लॉटरी लगे। अरे पहले तो लॉटरी का टिकट खरीदे हो, अभी से क्यों खुश होना, अभी से क्यों उछलना? समझ में आ रहा है? पहले से शो ऑफ नहीं करने का। तो जब आपको लग रहा है, मान लो कि कोई इनकम होने वाला कुछ अच्छा है, तो पहले होने दो ना, इनकम हो जाए तब रिकॉर्ड करो। जब तक इनकम हो नहीं तब तक रिकॉर्ड मत करो, इनकम हो जाने दो। लेकिन खर्चे के केस में ऐसा नहीं है, खर्चा हो गया तो रिकॉर्ड कर लो, लेकिन नहीं भी हुआ, आपको लग रहा है कि होगा, फिर भी रिकॉर्ड कर लो। मतलब ये कैसा? हाँ, इसी को तो बोलते हैं नेगेटिव अप्रोच। समझ में आ रहा है? अब कोई रिलेशनशिप में उसको लग रहा है कि अब इट्स नॉट वर्किंग लाइक बिफोर, तो अब लग रहा है कि ये ब्रेकअप हो जाने वाला है, तो आप पहले से मान लो ब्रेकअप हो गया, आप अभी से थोड़ा मातम वातम बनाना स्टार्ट कर दो। पहले से तैयारी कर लो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। अचानक से झटका लगेगा, डिप्रेशन में चला जाओगे, तो बी प्रिपेयर्ड कि ठीक है अब धीरे धीरे करके अपने को मूव ऑन करना है। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ, फ्रेंडशिप हुआ है सिर्फ, और पहले से ही इंसान सोच रहा है मत, गलत, दोस्ती है। समझ में आ रहा है? तो दोस्ती है तो पहले से ज्यादा पॉजिटिव मत सोचो, ज्यादा पॉजिटिव नहीं सोचना, पहले हो जाने दो फिर खुश होना। जब रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा देन बी हैप्पी, तब बोलना, ठीक है? नहीं तो कुछ लोग क्या होता है मालूम है, मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं जो अपने दोस्तों को बोलते हैं देख वो तेरी भाभी है, और वो लड़की जो है वो बेचारी उसको जानती भी नहीं है, वो लड़की उसको जानती भी नहीं है। शायद कभी किसी बहाने थोड़ा हाय हेलो हो गया होगा या आई कांटेक्ट हो गया होगा, इसी में वो लड़का इतना खुश हो गया तो बोला देख तेरी भाभी। क्या ये करना सही है? ये बेवकूफ़ी है, बिल्कुल। तो ये बेवकूफ़ी बिजनेस में नहीं करना है। आपको जब लगे कोई इनकम होने वाला है तो पहले हो जाने दो, पहले से क्यों आपको खुश होना है? रिकॉर्ड नहीं करने की जरूरत है। लॉस जब हो रहा है तो उसको ऐसा, इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या? देखो हम लोग जब बड़ी कंपनी का अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं ना, बड़े कंपनी, देखो छोटे मोटे, ये जितना भी हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना, ये छोटे मोटे बिजनेस के लिए है ही नहीं। ये सारे कॉन्सेप्ट एक्चुअली में बनाया गया है बिग
एंटिटीज के लिए। जो बड़ी कंपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देखते हैं, ये अपने लोकेलिटी में जो मोदिखाना दुकान वाला है, जो स्टेशनरी, उनके लिए नहीं है। ग्रोसरी स्टोर, स्टेशनरी स्टोर और नूडल्स, चाउमीन, मोमो स्टोर के लिए नहीं है। व्हाट वी आर लर्निंग इज फॉर बिग एंटिटीज, जो मल्टीनेशनल कंपनी है। अब इसमें क्या होता है ना, देखो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वहां पर पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं। तो बहुत सारे शेयर होल्डर का पैसा कंपनी में लगा होता है, हम लोग को पता ही ये बात है ना, बड़ी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जब कोई भी बड़ी कंपनी है जहां लाखों लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो यहां पर कंपनी की यह जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने इन्वेस्टर को, अपने शेयर होल्डर को ट्रांसपेरेंसी से हर चीज बताओ। बिजनेस में जो भी हो रहा है उसको बढ़िया से उसको बताओ, ताकि उनको भी पता चले भाई वो लोग पैसा लगाए आपके बिजनेस में, उनको हर एक चीज आप ठीक से बताना आपकी जिम्मेदारी है। अब मान लो कोई कंपनी है, उसके ऊपर केस हो गया। कंपनी पे केस होता है? हाँ होता है। कोई कंपनी है, उसने कोई किसी तरह का कोई कुछ गड़बड़ कर दिया, जैसे बीच में तुम लोग सुने होंगे नेस्ले के ऊपर केस हो गया था, मैगी के ऊपर। मैगी बीच में काफी टाइम तक बंद था, बैंड हो गया था। उसमें ऐसा एक हुआ था कि इस प्रोडक्ट में लेड है, मतलब एक होता है एक मेटल है, वो लेड है, वो उसके अंदर पाया गया था। तो काफी टाइम तक उसमें कोर्ट में केस गया, टेस्टिंग वेस्टिंग हुआ, काफी टाइम तक वो मार्केट से बैन था। फिर वो क्लीन चिट मिल गया, बाद में जाके कंपनी को कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सेफ है, मतलब इसमें हेल्थ का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस समय केस चल रहा था उस समय काफी मार्केट से वो बंद हो गया था, काफी टाइम में भी, तुम लोग याद नहीं, काफी छोटे हो गए तुम लोग, पर ऐसा एक टाइम आया था। तो उस समय मैगी का जो नूडल्स है ना, वो मार्केट से उड़ गया था, ठीक है। वो मार्केट से कुछ समय तक वो अवेलेबल नहीं था, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि ये बिकेगा नहीं, और जितने भी स्टोर्स में मैगी थे वो सब कंपनी ने वापस मंगवा लिए थे। अब इमेजिन करो, सोचो, अगर फाइनली उस नूडल्स में, मैगी नूडल्स में अगर लेड मिल जाता तो कोर्ट क्या करता? कोर्ट तो फिर फाइन लगाता कंपनी पे कि आपने इतना पब्लिक का ना, लोगों के हेल्थ के ऊपर आपने गलत किया, आपने ऐसा खराब चीज़, आप डेंजरस चीज़ आप लोगों अपने फूड आइटम पे डाल रहे हो, तो कंपनी पे फाइन लगता। तो फाइन लगता तो कंपनी का नुकसान होता, कंपनी का नुकसान होता तो शेयर होल्डर का नुकसान होता, इन्वेस्टर का नुकसान होता। तो इस तरह का कभी कभी ना कुछ ऐसा मैटर हो जाता। फेयर एंड लवली के ऊपर केस हुआ था कि फेयर एंड लवली जो है अपने प्रोडक्ट में नाम लिख रही है फेयर एंड लवली। आप फेयर को लवली के साथ, मतलब ब्यूटी के साथ आप क्यों जोड़ रहे हो? ब्यूटी का कलर कॉम्प्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। कलर कॉम्प्लेक्शन अलग चीज है, दुनिया में अलग अलग कंट्री में अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कलर कॉम्प्लेक्स से सबका अलग अलग होता है। अफ्रीका में लोग डार्क होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस वगैरह में, कोल्ड कंट्रीज में लोग वाइट होते हैं, फेयर होते हैं। इंडिया में ब्राउन होते हैं, या इंडिया में तो सभी होते हैं, खैर छोड़ो, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ब्यूटी का कोई पैरामीटर कलर कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जो दिखा रहे हो अपने ऐड में फेयर एंड लवली, कहीं ना कहीं आप एक रॉन्ग मैसेज दे रहे हो। प्लस आप उसमें ऐड कैसा बनाते हो कि एक लड़की है जो डार्क कॉम्प्लेक्शन की है और वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, उसको जिंदगी में कुछ मिल नहीं रहा है, बेचारी कुछ कर नहीं पा रही है, जॉब इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, सब जगह से हताश निराश है। फिर अचानक से उसको एक क्रीम के बारे में पता चला, अचानक से ऐसा होता ना, क्रीम के बारे में पता चला, और उसने 3-4 हफ्ते उसको यूज किया, और उसका जो स्केल है, मतलब उसका जो फेयरनेस है, वो यहां से यहां पहुंच गया। उस लोग एक स्केल बना के देते हैं कि यहां से आप स्टार्ट करो, कुछ हफ्तों में आपका यहां पहुंच जाएगा। और उसके बाद वो लड़की एकदम कॉन्फिडेंट हो गई, हर जगह इंटरव्यू में सिलेक्शन हो रहा है और दुनिया भर की चीजें हो रही है, कोई लड़का आके उसको बुके दे रहा है, मतलब अब जिंदगी जो एकदम दुखद चल रहा था अब एकदम सुखद हो गया। क्या लॉजिक है? गलत है कि नहीं बोलो? एक तो आप अपने प्रोडक्ट को फालतू में कर रहे हैं, हम सभी को पता है सबसे कुछ तो होता नहीं सारे प्रोडक्ट। तो एक तो आप अपने प्रोडक्ट का बढ़ा चढ़ा के प्रचार कर रहे हो, जो कि वो प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, जिसका जो नेचुरल कलर कॉम्प्लेक्शन होता है वो कभी चेंज नहीं होता। स्किन टोन जैसा ऊपर वाले ने बनाया वैसे ही रहेगा, कुछ हद तक आप उसको मेकअप ये कर सकते हो, पर वो चेंज हो जाएगा कुछ हफ्तों में, ऐसा नहीं होता। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये एक प्रोडक्ट का मिसलीडिंग एड है, प्लस आप कहीं ना कहीं स्किन के कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आप लोगों को कहीं ना कहीं एक बोलते ना, ये गलत तरीके से आप एक मैसेज दे रहे हो कि ब्यूटी जो है वो फेयरनेस का एक इंडिकेटर है। ऐसा नहीं है, फेयरनेस ब्यूटी का कोई इंडिकेटर नहीं है। तो इसके ऊपर जब केस वेस चला, दुनिया भर की चीजें हुई, तो नाम चेंज करना पड़ा। तो कंपनी ने इसीलिए नाम चेंज किया फेयर एंड लवली, जो कि काफी पुराना नाम था और काफी फेमस नाम था। ये कोर्ट के ऑर्डर के वजह से उसको नाम चेंज करके ग्लो एंड लवली करना पड़ा। फेयर वर्ड उसने हटा दिया कि स्किन तो ग्लो किसी का भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है। कंपनी को कभी कभी किसी पर्सन ने किसी तरह का कोई लिटिगेशन फाइल कर दिया, कोई केस फाइल, बड़ी बड़ी कंपनी पे भी केस होता है। बायजू पे केस हो गया,
सुनते हो तुम लोग, बहुत सारी कंपनी पे केस होता रहता है, मालूम है ना, बायजू पे भी केस हो गया। बहुत सारे उसने जो आकाश का जो फंड था वो इधर उधर मिसलीड कर दिया, कई सारे उनके ऑडिटर्स ने टाइम पे अपना सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया, बहुत दुनिया भर की चीजें हुई। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी में कुछ ना कुछ मैटर पे केस लगातार होता रहता है, और अगर कंपनी केस हार जाती है तो भयंकर पेनल्टी भी लगता है, बहुत सारी फाइन भी लगती है, कभी कभी तो ऐसा हालत हो जाता है कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाती है। तो इस तरह का कोई हेवी लॉस या कुछ अगर आपको सिम्टम लग रहा है, कुछ ऐसा इंडिकेटर लग रहा है, तो ऐसा फ्यूचर में कोई भी लॉस का चांसेस है, तो आप पहले से उसको रिकॉर्ड कर लो। इसको बोलते हैं कॉन्जर्वेटिज्म या प्रूडेंस, ठीक है। तो सिंपल इसको लिखने के लिए, देखो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए इतना कुछ बोला, पर अपने कॉन्सेप्ट जब लिखेंगे तो ब्रीफ में समझने के लिए लिखते हैं। तो कॉन्जर्वेटिज्म या प्रूडेंस का मतलब क्या है, देखो लिखो, लिखो, दिस कॉन्सेप्ट states that we should recognize any anticipated future expense or loss in the books of account, but we should not record any anticipated income until and unless it is earned by the business. ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, 1 मार्क 2 मार्क के ऊपर पूछते हैं। तो चलो ये हम लोगों ने समझ लिया, और भी बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, फिलहाल जैसे जैसे हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और भी करते रहेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। सभी लोग एक काम करो, मॉडर्न रूल में जो मैंने टेबल लिखाया था ना, डेबिट क्रेडिट वाला, इंक्रीज डिक्रीज, एक बार वो तब तक देखो तो अपने कॉपी में जो तुम लोगों ने मॉडर्न रूल लिखा था ना, वो मॉडर्न रूल का एक बार रूल वाला पोर्शन देखो।
चलो ध्यान दो। चलो इधर ध्यान दो। देखो एक चीज सुनो सब लोग, क्लास में ज़्यादा बातचीत मत करो, ठीक है? द क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड अननेसेसरी नॉइज विल डिस्टर्ब द लेक्चर। तो तुम लोगों को बाद में ये लेक्चर तुम्हारे लिए बन रहा है, तुम लोगों को ही देखना पड़ेगा अगर बाद में रिवीजन करना हो या कुछ, ठीक है? तो क्लास में प्लीज़ मेंटेन डिसिप्लिन एंड अननेसेसरी बात मत करो। बीच बीच में मैं खुद ही थोड़ा बहुत हंसी मजाक जोक क्रैक करता रहूँगा, तुम लोग को हंसने का मौका मिलेगा, ठीक है? चलो अब ध्यान दो यहाँ पर, जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ चीज़ों को सीक्वेंस में वैसे वैसे करो, ठीक है? देखो तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में, जस्ट अ मिनट, यस दिस इज बेसिकली अ न्यू चैप्टर, छोटा सा टॉपिक है। देखो जब हम लोग अपने अकाउंटेंसी के बुक में देखेंगे ना तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स मिलेंगे स्टार्टिंग में। इन रियल सेंस दे आर नॉट एक्चुअली चैप्टर्स, देयर आर मेनी टॉपिक्स, सो मेनी डिफरेंट टॉपिक्स उन लोगों ने चैप्टर के फॉर्म में बुक में डाल दिया। तो समझ के चलो ये जो है ना, ये सब एक चैप्टर समझना, चैप्टर समझो, या एक टॉपिक समझना, एक टॉपिक समझो। मेन चैप्टर जो हमारा अकाउंटेंसी का है वो बाद में आएगा 3-4 क्लास के बाद, ठीक है? जो जर्नल है जिसमें मेनली हम लोग सीखेंगे कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो दैट इज द मेन टॉपिक, मैं उसी को फर्स्ट चैप्टर मानता हूँ। उसके पहले हम लोग जो कुछ भी अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये समझ लो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो दैट कि हम लोग आगे चीजों को अच्छे से समझ सके। तो अब इसको चैप्टर समझो या जो समझो, ठीक है? तो चलो देखो ध्यान से, अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। हम लोगों ने अभी सीखा अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में एक सिस्टम बनाया गया डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम में किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें 2 एस्पेक्ट को कवर करना पड़ता है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट ये 2 साइड है, 2 एस्पेक्ट है जिसके बिना कोई भी ट्रांजैक्शन अधूरा है। यानी हर एक ट्रांजैक्शन में ये 2 साइड होना जरूरी है, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं है, वो ट्रांजैक्शन इनवैलिड माना जाएगा। सो एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन हैज टू हैव 2 साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास रूल्स है, एक गोल्डन रूल है, एक मॉडर्न रूल है। दोनों मैंने समझा दिया था, लेकिन क्योंकि मैंने बोला था मॉडर्न रूल के जो कैटेगरीज है वो इजी टू अंडरस्टैंड है एंड इजी टू रिमेंबर है एंड इजी टू अप्लाई है, ठीक है? जानने के लिए तो आप दोनों ही जानो, बट एज ए स्टूडेंट आपको एग्जाम में फटाफट करना है, जल्दी जल्दी करना है, तो इट्स बेटर टू अप्लाई मॉडर्न रूल। व्हाई? द कैटेगरीज अंडर मॉडर्न रूल आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड and the rules are also simple and easy to apply। एग्जाम में गलती होने के चांसेस नहीं रहेगी। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं गोल्डन रूल में ना, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो इसीलिए मैं समझा तो दोनों देता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप इसको फॉलो करो, क्योंकि देखिए अपना अल्टीमेट एजेंडा क्या है? अपना अल्टीमेट एजेंडा है अपने को एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, और ये तब होगा जब आप एग्जाम में गलती नहीं करोगे, सही से सब कुछ करके आओगे, ठीक है? तो चलो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन state the nature of account and state which account will be debited and which account will be credited। क्या ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा? नॉर्मली इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन अभी आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि जब आपके अभी आप लोग नया क्लास 11 में गए हो, अभी सेशन स्टार्ट हुई है, टीचर मान लो 1-2 चैप्टर कुछ बेसिक्स वगैरह करवा रहे हैं, थ्योरी वगैरह करवा रहे हैं, तो अभी आपके स्कूल में मान लो जो फर्स्ट टर्म एग्जाम है, जो इंटरनल टेस्ट होता है 15-20 मार्क का, 25 मार्क का, ये सब में टीचर ये सब थ्योरी में से या छोटा मोटा ये सब प्रॉब्लम दे सकते हैं, पर अदरवाइज ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एग्जाम के हिसाब से। समझ में आ रहा है? पर हम लोग समझ लेते हैं कैसे क्या है। तो प्रॉब्लम में बोला क्या गया है कि नीचे जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन है, देखो एक बार ध्यान से क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन है इसमें आपको बताना है स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। आप बताओ कि कौन से अकाउंट का नेचर क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर? नेचर मतलब कैटेगरी। जैसे अगर आप गोल्डन रूल को फॉलो करते हो तो नेचर क्या हो जाएगा? 3 तरह का नेचर होगा, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो आपको बताना क्या नेचर है। अगर आप मॉडर्न रूल को फॉलो करते हो तो नेचर क्या होगा? क्या नेचर होगा? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस, इनकम गेन और कैपिटल। ठीक है, ये 5 नेचर होंगे, 5 कैटेगरी को 5 नेचर बोलते हैं। स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। यानी इस प्रॉब्लम में आपको 2 चीजें पूछी गई है, एक तो नेचर बताना है
और दूसरा ये भी बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये भी बताना है। इसी को बोलते हैं रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें से छोटा मोटा कोई दे दे तो आ सकता है, ठीक है। तो चलो एक एक करके अब हम लोग समझते हैं। तो पहले काम करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, मॉडर्न रूल से, फिर मैं आप लोग को एक बार गोल्डन से भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलो तो कॉपी में लिखो अब चैप्टर का नाम रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, ठीक है। एक फ्रेश पेज में कॉपी में चैप्टर का नाम लिखो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट और लिखो प्रॉब्लम नंबर 1। क्या लिखना है, प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 में लिखो अंडर मॉडर्न रूल, अंडर मॉडर्न रूल। अब देखो प्रॉब्लम में कुछ बोला नहीं गया है कि आपको कौन से रूल को फॉलो करना है, गोल्डन रूल या मॉडर्न रूल। प्रॉब्लम में बोला गया आप क्या करो, आप सिर्फ आइटम का नेचर समझो और डेबिट क्रेडिट किधर जाएगा वो बताओ, यही बोला ना प्रॉब्लम में। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर एंड यू हैव टू स्टेट वेदर इट विल बी डेबिटेड और इट विल बी क्रेडिटेड। विच रूल टू फॉलो दे आर नॉट आस्किंग, क्योंकि वैसे भी आप मन में क्या रूल सोच रहे हो इसको क्या पता, आपको तो बस देखना है डेबिट में सही कर रहे हो कि क्रेडिट में सही कर रहे हो, वो आपको मतलब है, ठीक है। तो चलो हम लोग अभी क्या करते हैं, मॉडर्न रूल को फॉलो करते हैं। अब एग्जाम में अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली बुक में जिस तरीके से दिया हुआ, देखो बुक में इस तरह का जो प्रॉब्लम है इसमें कैसे दिया हुआ है, देखो एक कॉलम इन लोग बना, पहले देख लो, हाँ एक कॉलम इन लोगों ने बनाया है ट्रांजैक्शन, और फिर एक कॉलम है इनका नेचर, और फिर एक कॉलम है साइड। साइड मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो जो भी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन में आपको ये बताना पड़ेगा आइटम कौन कौन से हैं, और फिर उसका नेचर बताना पड़ेगा, और फिर साइड, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, तुम लोग भी इस तरीके से 3 कॉलम बनाओ। एक काम करो, ट्रांजैक्शन की जगह ऐसे लिखो, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखो। आइटम्स ऐसे लिखो, आइटम्स। दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, आइटम्स अंडर ट्रांजैक्शन, मतलब कौन से ट्रांजैक्शन में कौन कौन से आइटम्स है। सेकेंड कॉलम विल बी नेचर एंड थर्ड कॉलम विल बी साइड, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक करके ट्रांजैक्शन को देखते हैं। चलो तो प्रॉब्लम में देखो क्या लिखा है, सबसे पहला फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखा हुआ है बोलो, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। एक पर्सन है उसका नाम है मोहन, उसने बिजनेस स्टार्ट किया नया नया कैश में। कितना पैसा लगाया उसने, 5 लाख रुपए। देखो राइट हैंड साइड में लिखा 5 लाख, मींस मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5 लाख। अब ये ट्रांजैक्शन है, यस। क्यों ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है। तो हर वो इवेंट बिजनेस का जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है वो ट्रांजैक्शन होता है। तो ये एक ट्रांजैक्शन है। तो इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है आइटम। कौन कौन से आइटम है भाई, यहां पर कौन कौन से आइटम है। एक तो अपने को दिख रहा है कैश, हाँ सर दिख गया कैश, मोहन ने बिजनेस में कैश लगाया। और कोई दूसरा आइटम, बिजनेस, बिजनेस कहां है कैपिटल, मोहन, ठीक है। देखो तो यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर इस पूरे ट्रांजैक्शन में अपने को 2 चीजें दिख रही है, एक तो कैश, और ये कैश किसने दिया, मोहन ने दिया। तो मोहन, ठीक है। अब मोहन जो है वो एक्चुअली में है कौन, वो बिजनेस को पैसे क्यों दे रहा है। अच्छा याद रखना एक चीज, बिजनेस अलग है, फिर से मैं बता दूं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के हिसाब से बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो हम लोग हमेशा अपने आप को किधर से सोचेंगे, बिजनेस के साइड से। हम लोग सोचो कि हम लोग एक बिजनेस, ऐसे सोचो वी आर बिजनेस, हम लोग बिजनेस है, और प्रोप्राइटर कोई दूसरा आदमी है, वहां पर कोई दूसरा आदमी है, वो प्रोप्राइटर है। तो वो जो प्रोप्राइटर है वो वहां खड़ा है, ऐसे इमेजिन करो मन में कि हम लोग बिजनेस है, वहां प्रोप्राइटर खड़ा है और वो मेरे को पैसे दे रहा है। प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब सपोज यू आर द बिजनेस एंड प्रोप्राइटर इज गिविंग यू मनी, कितना, 5 लाख। प्रोप्राइटर इज गिविंग यू 5 लाख, क्यों दे रहा है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो तुम्हें 5 लाख रुपया किससे मिल रहा है, प्रोप्राइटर से। तो तुम प्रोप्राइटर को क्या बोलोगे, उसका नाम लेके बोलोगे मोहन, नो। प्रोप्राइटर का नाम हम लोग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते,
प्रोप्राइटर इज द वन हु स्टार्टेड द बिजनेस, प्रोप्राइटर इज द वन हु गिव्स बर्थ टू द बिजनेस, यानी प्रोप्राइटर इज द फादर ऑफ बिजनेस। डू यू टेक द नेम ऑफ योर फादर? डू यू कॉल योर फादर विथ हिज नेम? नो। हम लोग क्या बोलते हैं? पापा जी, डैडी, पिताजी, कुछ भी ऐसा नाम तो नहीं लेते, क्योंकि आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ कर्टेसी हम लोग अपने जन्मदाता का नाम नहीं लेते, है ना। तो बिजनेस का जन्म कैसे हुआ? बिजनेस को किसने स्टार्ट किया? हु इज द क्रिएटर ऑफ बिजनेस? हु स्टार्टेड द बिजनेस? प्रोप्राइटर। तो इसी वजह से जब भी आप बिजनेस के खाते में जब भी आप प्रोप्राइटर को मेंशन करना हो तो आप प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना। अब नाम नहीं लिख सकते लेकिन कुछ तो लिखना पड़ेगा। अरे कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो पहले समझो प्रोप्राइटर जो है ये एक पर्सन है। तो पर्सन कितने टाइप का होता था? 3 टाइप का, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। तो प्रोप्राइटर है तो नेचुरल पर्सन, लेकिन नाम नहीं ले सकते, ये दुविधा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई अकाउंट बना लेते हैं। तो हमने एक अकाउंट बना लिया, जो अभी आनंद ने भी बताया, कैपिटल। प्रोप्राइटर जो पैसे दे रहा है बिजनेस में, उस पैसे को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर बिजनेस में जो पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न रूल में एक कैटेगरी बना है इसके लिए। मॉडर्न रूल में 5th कैटेगरी क्या है? कैपिटल। तो प्रोप्राइटर बिजनेस में जो पैसे डाल रहा है ना, इस पैसे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल इज समथिंग विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। कैपिटल मीन्स एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू हिज बिजनेस। समझ में आया? तो मोहन के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल। कैपिटल किसको इंडिकेट कर रहा है? मोहन। समझ में आया? जैसे पापा किसको इंडिकेट कर रहा है? हमारे पिताजी को। और किसको? ठीक है। तो हम लोग जैसे अपने पेरेंट का नाम ही लेते हैं, वैसे ही हम बिजनेस में याद रखना। ये देखो, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, ये इट साउंड्स फनी। अब तुम लोग स्कूल में ऐसे करके मत बोलना। मैं इस तरह के कुछ कुछ चीजें तुम लोग को बीच बीच में मसाला देता रहूंगा, सो दैट कि तुमको रिकॉल करने में याद रहे। बहुत सारी चीजें हम लोग अभी सीखने वाले हैं पूरे क्लासेस में, दिमाग से धीरे धीरे करके चीजें हम लोग भूलते भी जाएंगे। जब बहुत ज्यादा कुछ सीख लेते हैं ना, दुनिया भर की चीजें सीखते हैं, तो जैसे जैसे सीखते जाते हैं वैसे वैसे दिमाग से भूलता जाता है। लेकिन जब आप किसी चीज को एग्जाम्पल से ही सुन लेते हो ना, तो दिमाग में वो बैठ जाता है। और अब जिंदगी में तुम कभी नहीं भूलोगे कि प्रोप्राइटर का नाम क्यों नहीं लिखते, उसके जगह पे कैपिटल लिखते। क्योंकि मैंने तुमको एक ऐसा एग्जांपल दे दिया, जब तुमको याद आएगा प्रोप्राइटर का नाम, तब तक तुमको याद आएगा हाँ सर क्या एग्जांपल दिए थे। तो लोग कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं पर एग्जांपल याद रहता है। समझ में आया? तो देखना, हम लोग लाइफ में ना हर दिन क्या करते हैं हमें याद नहीं रहता है। हम लोग कल क्या खाए थे, परसों क्या खाए थे, दिन भर हमने क्या किया था उतना याद नहीं रहता है, पर लाइफ के अच्छे और बुरे मोमेंट्स हमें याद रहते हैं। कोई ऐसा दिन जो हमने बहुत एंजॉय किया था, अच्छे फ्रेंड से मिले थे, कुछ ऐसा। तो ये तो इसीलिए क्लास में भी ना कुछ जोक जब क्रैक करेंगे ना, पूरा क्लास तुमको याद नहीं रहे पर वो जोक जरूर याद रहेगा कि सर ने क्लास में ऐसा कुछ बोला था, अरे क्या मजा आया था। समझ में आ रहा था? दिस इज द वे ऑफ टीचिंग। इससे आप लोगों का क्लास में वो बर्डन भी नहीं फील होगा, प्लस चीजें याद भी रहेंगी। पर ये आपके सिर्फ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं आपके लिए क्लास को आसान बना के आपके दिमाग में चीजों को आसानी से डालने का कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको क्लास में जाके अगर मान लो कभी टीचर ने पूछा कि कैपिटल मोहन अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे हो, व्हाई यू आर राइटिंग कैपिटल नॉट मोहन, न बिकॉज मोहन इज द फादर ऑफ बिजनेस, वी डोंट टेक द नेम ऑफ आवर फादर, दैट इज व्हाई बिजनेस आल्सो डजंट टेक द नेम ऑफ हिज फादर। ऐसा नहीं बोलना तुम लोग को। तो टीचर पहला चीज यही पूछेंगे कि कौन से टीचर से पढ़ते हो, तो मेरा नाम मत बताना, ठीक है। चलो जो भी है, तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, देखो 2 अकाउंट अपने को मिल गया, ध्यान से देखो। तो सबसे पहला जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ध्यान से देखना, देखो मेरे कॉन्सेप्ट को जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो समझा रहा हूं ना, अगर इसको दिमाग में रखते हो ना, मैं इतना तुम लोग को भरोसा दिलाता हूं एग्जाम में गलती नहीं होगा, गलती कर ही नहीं पाओगे तुम लोग। बस जो पढ़ा रहे हो उसको दिमाग में रखो और टाइम टू टाइम रिवीजन करना। अभी तो स्टार्ट हुआ है क्लास, बट टाइम टू टाइम रिवीजन करना। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन, वी हैव 2 आइटम्स। पहला क्या था बोलो? कैश। अच्छा, जो भी आइटम लिखेंगे ना उसके बगल में हम लोग लिखते हैं अकाउंट। ऐसे हर एक आइटम के बगल में हम लोग क्या लिखते हैं? अकाउंट। ये अकाउंटेंसी का ये रूल है। ये अकाउंट क्या है सर बताइए ना, समझ नहीं आ रहा है। अरे रूल है, इसको लिखा जाता है। नहीं सर बताइए ना सर, हमको ऐसे बिना समझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। हमको हर चीज बताइए, हर चीज, बिना समझे हम कुछ होगा ही नहीं। अकाउंट क्यों लिखते हैं? जैसे देखो, अब किसी इंसान के नाम के आगे मिस्टर लगाते हैं, मिसेज लगाते हैं, मिस लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? बोलो मिस्टर राम। अब मिस्टर का क्या मतलब है? श्रीमान। क्यों लगाते हैं श्रीमान श्रीमती? इज्जत दे रहे हैं,
है ना, मिस्टर राम, राम भी तो बोल ही सकते हैं, पर मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर मोहन, मिस्टर सोहन, इसी तरह से हर एक आइटम को हम लोग इज्जत देते हैं। उसके बाद एक क्या करते हैं हम लोग, सफिक्स ऐड कर देते हैं, अकाउंट। बोले सर हमारे नाम क्या तो पहले लगता है, ये सिस्टम अकाउंट्स का। और ज्यादा ओवर लॉजिक नहीं लगाना है, जितना बता रहे बस उतना समझना है। क्या समझना है, हर एक आइटम के आगे अपने को एक अकाउंट वर्ड लगा देना। अकाउंट को पूरा नहीं लिखना, ACCOUNT, अकाउंट को शॉर्ट में लिखते A/C, ठीक है। तो कैश अकाउंट। दूसरा क्या था हमारे पास, मोहन प्रोप्राइटर, मोहन अकाउंट, ऐसे लिखो तुम लोग। और इसके बाद ना इसको ऐसे काटो, ऐसे काटो, काट के फिर लिखो कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों बोले करने, बोलो। अगर कोई लिख लिया तो ठीक है, जरूरत नहीं है, बट अगर किसी ने नहीं लिखा तो इस तरह से जैसे मैंने बोला वैसे लिखो। इससे तुमको याद रहेगा कि प्रोप्राइटर का नाम कभी नहीं लिखते हम लोग। तो प्रोप्राइटर लिख के उसको पेंसिल से किसी चीज से काट दो, जब जब रिवीजन करोगे दिमाग में दिखेगा कि ये नहीं लिखना है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ये भी जानना है कि क्या करना चाहिए और ये भी जानना है क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो कैपिटल अकाउंट, तो वी हैव 2 आइटम्स, वन इज कैश और अनदर इज कैपिटल। कैपिटल अल्टीमेटली, कैपिटल इज इंडिकेटिंग प्रोप्राइटर ओनली। कैपिटल किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रोप्राइटर को। पर नाम हम लोग प्रोप्राइटर का कभी नहीं लिखते, ठीक है। प्रोप्राइटर के अलावा बाकी के जो भी पार्टी होते हैं सबका नाम लिखते हैं, पर प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिखते, ठीक है। अब बताओ कैश का नेचर क्या है। अगेन वी आर फॉलोइंग मॉडर्न रूल। तो जब भी नेचर का बात होगा ना, नेचर मतलब होता है कैटेगरी, एंड अंडर मॉडर्न रूल वी हैव 5 कैटेगरीज। क्या क्या कैटेगरी है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस लॉस को एक ही मानो, इनकम गेन को एक ही मानो, और कैपिटल, ठीक है। तो एक तो कैपिटल है, इसका नेचर क्या होगा, कैपिटल ही होगा। तो कैपिटल का नेचर कैपिटल ही होगा। कैपिटल इटसेल्फ इज अ कैटेगरी। तो कैपिटल इज एन आइटम प्लस दिस इटसेल्फ इज अ कैटेगरी। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना। कैश का बताओ, राइट। कैश बिजनेस की प्रॉपर्टी है ना, बिजनेस के पास पैसे हैं, पैसे तो हमारी प्रॉपर्टी है कि नहीं। तुम्हारे पॉकेट में पैसे हैं, वो तुम्हारा एसेट है ना, दैट इज योर प्रॉपर्टी। तो बिजनेस के पास अगर कैश है वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, यानी एसेट है, एसेट, ठीक है। पहले समझो, ठीक है। आई विल टेक यू क्वेरी। कैश बिजनेस की एसेट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि अब इसका साइड क्या है, एसेट तो है, अब इसका साइड क्या है। तो एसेट का साइड देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एसेट का रूल अप्लाई करेंगे। एसेट का रूल क्या, बोलो। मॉडर्न रूल में एसेट का रूल क्या है, डेबिट इफ इंक्रीजेस, क्रेडिट इफ डिक्रीजेस। अब सोचो, अपने आप को बिजनेस के जगह पे रखो। यू आर बिजनेस, देयर इज वन प्रोप्राइटर मिस्टर मोहन, मोहन इज गिविंग यू मनी। तो बिजनेस हो तुम, तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं किसी पर्सन से जिसका नाम मोहन है, वो तुम्हें पैसे दे रहा। तो बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं, कैश बढ़ रहा है कि घट रहा है। बिजनेस में कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कैश का बैलेंस इंक्रीज होना मतलब एसेट इंक्रीज होना। एसेट इंक्रीज होगा तो क्या लिखेंगे, बोलो, डेबिट। और ये जो कैश बिजनेस में आ रहा है, ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है, बिकॉज प्रोप्राइटर दे रहा है। तो कैपिटल के फॉर्म में जब कैश आएगा तो इसका मतलब कैपिटल भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो यहां पर कैपिटल को सी लिखते, ठीक है। कैपिटल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो रूल क्या है, बोलो, क्रेडिट। तो यहां पर जो मैंने ग्रीन पेन से नोटेशन दिया ना, ये तुम लोग को भी देना है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस मत करना। एग्जाम में तुम्हें ये देने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए मैंने कलर कोडिंग कर दिया। एग्जाम में तुम्हें क्या लिखना है, जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा वो लिखना है। ये ग्रीन पेन वाला क्यों है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। कॉपी में जब रिवीजन करोगे तो मान लो तुम्हें दिखा कैश अकाउंट डेबिट, पर अगर हो सकता है बाद में भूल जाओ कि कैश डेबिट तो है पर क्यों, तो तुम ये देख के समझ, अच्छा ओके, कैश एक एसेट है और ये बढ़ रहा है, अच्छा कैपिटल है, ये बढ़ रहा है। तो अप एरो मींस इंक्रीजिंग, डाउन एरो मींस डिक्रीजिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दिस इज फॉर द सेक ऑफ योर ओन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड रिवीजन पर्पस। यू डोंट हैव टू राइट इट इन द एग्जाम। एग्जाम में बस क्या लिखना है, एसेट लिखे बगल में डेबिट, क्योंकि एग्जामिनर में वही क्वेश्चन में वही पूछा, आप नेचर बताइए और साइड बताइए, तो नेचर बता दो, साइड बता दो, हो गया। चलो अब ट्रांजैक्शन नंबर 2 में जाते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2, अच्छा तुम बोलो क्या क्वेरी है, बोलो तेजस। हाँ, मतलब इनिशियली हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग कैश को एसेट तब कंसीडर कर सकते हैं जब हम लोग पास ऑलरेडी है, बट जब इनिशियली जब बिजनेस स्टार्ट कर, जब कैश आ रहा है वो इनकम नहीं होगा, बताएंगे, ठीक है। चलो एक क्वेरी है, देखो जैसे जैसे हम लोग अभी अपने लेक्चर में आगे बढ़ेंगे ना, चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आती जाएगी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ और क्लैरिटी के साथ, ठीक है।
आप सिर्फ मेरे बात को आराम से सुनो, फॉलो करो, समझो। आपके दिमाग में कोई डाउट आने की मैं जरूरत ही नहीं पैदा करूंगा, आपको हर चीज क्लैरिफाई हो जाएगी। तो आप भरोसा करके पेशेंस के साथ बस क्लास अटेंड करते जाओ। लेकिन फिर भी चलो, अगर दिमाग में कोई डाउट आया है तो मैं अटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। एक स्टूडेंट है, चलो वीडियो क्लास वालों को बता दें, मैं भी अगर क्वेश्चन नहीं सुना तो एक स्टूडेंट है, उसकी डाउट ये है कि ये जो पैसे प्रोप्राइटर बिजनेस में दे रहा है, ये कैश क्या बिजनेस के लिए इनकम हो सकता है? द आंसर इज नो। इनकम का मतलब, इनकम इज समथिंग विच यू अर्न, yes, from the business related activity. When you perform some business operation, when you perform some business activity, and out of that activity you earn some money, that is your income. This is not the income of the business. कैश बिजनेस में आ रहा है, पर ये प्रोप्राइटर दे रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आखिर बिजनेस को तो इनकम तो बाद में होगा, पहले तो बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, और स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए। तो प्रोप्राइटर जो पैसा देता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी या लागत। आप बिजनेस में जो पूंजी लगा रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग सम मनी, सो दिस इज बेसिकली कैपिटल, नॉट एन इनकम, ठीक है। तो ये यहां पर एसेट है। और एक चीज और, कैश जो होता है ना, कैश का नेचर हमेशा एसेट ही होता है, क्योंकि जब आपके पास पैसे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पैसे कहां से आए हैं, कैश इज ऑलवेज एन एसेट फॉर द बिजनेस। व्हेन यू हैव मनी, इट इज योर एसेट। आपके पॉकेट में पैसा है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। आपको मम्मी ने दिया, आपको पापा ने दिया, आपके किसी फ्रेंड ने दिया, ब्रदर सिस्टर ने दिया, आपने किसी का चोरी कर लिया, डजंट मैटर। आपके पॉकेट में पैसा है, वो आपका प्रॉपर्टी है। देखो, पैसा एक ऐसा चीज होता है ना, जिसके पास होता है वो उसका प्रॉपर्टी होता है। आपके हाथ में पैसा है ना, मान लो आपको रास्ते में चलते हुए गिरा हुआ मिल गया 500 का नोट, फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी फॉर्चुनेट, यू गॉट अ 500 रुपीज नोट, ठीक है। आपने उसको उठा लिया, पॉकेट में रख लिया, उसका मालिक कौन है? जिसके पॉकेट में पैसा होता है वही उसका मालिक होता है। समझ में आ रहा है? द होल्डर ऑफ मनी इज द ओनर ऑफ मनी। आपके हाथ में है, यू आर द ओनर। कोई नहीं बोल सकता ये पैसा मेरा है, क्योंकि पैसा पे थोड़ी लिखा होता है पैसा किसका है। पैसा जिसके हाथ में होता है उसी का होता है। तो बिजनेस में भी पैसे आने के बहुत सारे सोर्सेज है, पैसे बहुत तरीके से आ सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आए, पैसा बिजनेस में जब आ गया तो वो एसेट ही है बिजनेस का, बिजनेस का प्रॉपर्टी है। चाहे प्रोप्राइटर दे पैसा, या हम लोग कोई माल बेचे वहां से आ गया पैसा, कुछ और काम करके आ गया पैसा। समझ में आ रहा? पैसा आ गया, वो बिजनेस का प्रॉपर्टी है, एसेट। क्लियर? चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जाते हैं। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर, अगेन यहां पर एक ट्रांजैक्शन है जिसमें बोला जा रहा है कि आपने गुड्स परचेज किया कैश में, आपने गुड्स परचेज किया कैश में। तो चलो एक काम करते हैं ना, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते हम लोग ना कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को भी समझेंगे, ठीक है। मैं बाद में आपको लिखवा भी दूंगा, पर अभी फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को भी समझेंगे। परचेज का मतलब होता है खरीदना, गुड्स का मतलब होता है क्या? गुड्स का मतलब कोई सामान, प्रोडक्ट। तो नॉर्मली गुड्स का मतलब, टेक्निकली अगर हम लोग समझे तो गुड्स का मतलब होता है वो चीज जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, जिसको हम लोग प्रॉपर वर्ड में बोल सकते हैं मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मीन्स योर प्रोडक्ट, व्हाट यू आर डीलिंग इन। समझ में आ रहा है? आप जिस चीज का बिजनेस करते हो वो आपका गुड्स है, आप जिस चीज का बिजनेस करते हो वो आपका गुड्स है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर एक ग्रोसरी स्टोर है तो उसके लिए गुड्स क्या हो सकता है? ग्रोसरी स्टोर के लिए गुड्स हो सकता है आटा, दाल, चावल, चीनी, ये सब, है ना। एक स्टेशनरी स्टोर है, उसके लिए गुड्स क्या हो सकता है? कॉपी, पेंसिल, इरेजर, स्टेशनरी के आइटम, नोटपैड, ये सारी चीजें। और मान लो कोई फर्नीचर स्टोर है, उसके लिए गुड्स क्या हो सकता है? टेबल, चेयर, जो भी फर्नीचर के जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है। समझ। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, उसके लिए गुड्स क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लाइट, फैन, जो भी चीज वो रखता है अपने, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वो रखता है। इसी तरीके से जो इंसान जिस चीज का बिजनेस करता है उसका जो प्रोडक्ट होता है बिजनेस का, वही उसका गुड्स है। इसको हम लोग मर्चेंडाइज भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने अपने बिजनेस के लिए स्टॉक खरीदा, गुड्स खरीदा कैश में, कितने का? 1 लाख। 1 लाख का आपने गुड्स खरीदा, यानी मालिक ने जो पैसा लगाया था 5 लाख रुपया, मालिक मतलब वही प्रोप्राइटर, ठीक है। प्रोप्राइटर ने जो 5 लाख रुपया बिजनेस में लगाया था, उसमें से 1 लाख रुपया से आपने क्या किया? गुड्स खरीद लिया। तो अब इस ट्रांजैक्शन में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो 2 आइटम कौन कौन से आपको दिख रहे, बोलो। चलो, यहां पर कुछ स्टूडेंट यहां पर ये बोलते हैं कि सर कैश तो समझ में आ रहा है, कैश तो पहले भी था अभी भी है। एक गुड्स तो याद रखना, गुड्स अकाउंट कभी नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में जब हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हम लोग कभी भी लिखते नहीं है,
वो कभी लिखे नहीं जाते। जैसे एक मैंने पहले बताया था, प्रोप्राइटर का नाम हमेशा याद रखना, कभी लिखा नहीं जाता। दूसरा होता है गुड्स, गुड्स अकाउंट कभी लिखा नहीं जाता है। समझ में आया? तो गुड्स की जगह क्या लिखेंगे सर? क्या गुड्स की जगह हमेशा परचेज लिखेंगे? नो, गुड्स के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो लिखेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? गुड्स को खरीद रहे हैं, तो गुड्स की जगह लिखेंगे परचेज। अगर हम लोग गुड्स को बेच रहे होते तो सेल्स। समझ में आ रहा है? तो वी नेवर राइट गुड्स अकाउंट। व्हाट वी राइट? गुड्स के साथ जो कर रहे हैं वो, अगर गुड्स की खरीदारी कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट, गुड्स की बिक्री कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट। ये याद रखना, हमेशा गुड्स अकाउंट नहीं होता। तो चलो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 2 में सेम स्टाइल में मैं लिखता हूं। पूरे क्लास में बस एक ही चीज मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है और ये है, पता नहीं कुछ दिन से ये एप्लीकेशन ऐसा क्यों हो गया। चलो जो भी है, तो एक यहां पर है कैश अकाउंट, ये तो है, और मैं यहां पर फिर से लिख रहा हूं गुड्स अकाउंट, और इसको मैं ऐसे काट दूंगा और फिर इसकी जगह पे लिखेंगे परचेज अकाउंट। अगर आप लोग को लग रहा है कि मुझे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे याद रहेगा सर, मैं नहीं भूलूंगा, तो फिर आप डायरेक्टली लिख लो परचेज अकाउंट। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं बार बार। तो ये इस तरह से मैं इसलिए लिखा रहा हूं, लिख के काट रहा हूं। ठीक है, देखो मेरा जो क्लास है ना, मेरे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं। कोई ऐसा भी बच्चा हो सकता है मेरे क्लास में जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, रिमेंबर करने की जो पावर है ना, रिकॉल करने की पावर काफ़ी अच्छी है। कोई ऐसा भी बच्चा हो जाता है जो ब्लॉकेड है, भूल जाता है, या अगर में रिविजन नहीं करा, दिमाग से निकल जाता है। तो अपने व्हेन वी कंडक्ट अ क्लास, we are catering to so many different type of students. Some may be smart, ultra smart, genius, super genius. Some may be average, below average, ultra average. ठीक है, मेरा काम क्या है? मेरा काम एज अ टीचर है कि मेरे क्लास में जो भी बच्चे हैं, जैसे भी है, हर किसी को मैं समझाऊं। मेरे को किसी एक स्टूडेंट को समझाना नहीं है, मेरे को हर एक को समझाना है। जो भी बच्चा, भले ही कोई एवरेज या बिलो एवरेज हो या जैसा भी बच्चा हो, एकदम वीक से वीक बच्चा भी अगर कोई होगा, अगर वो मेरे क्लास में बैठा है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को उसको पढ़ाना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो चीज़ लिखा रहा हूँ, कभी कभी आपको लगेगा सर बहुत डिटेल में लिखा रही है, तो बेसिक से बात अपने को याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा, आप मत लिखो, पर मेरे को तो लिखवाना है, ये एज्यूम करते हुए कि कोई बच्चा हो सकता है जिसको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो कैश एंड परचेस। कैश का नेचर हम लोग ऑलरेडी अभी बात किए थोड़ी देर पहले, क्या है? एसेट। और परचेस का नेचर क्या है? क्या? बोलो बोलो, अरे बोलो, जो जिसको आ रहा बोलो, ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आंसर आया मेरे पास, और बाकी लोग? और एक आंसर आया, बाकी लोग? 2 आंसर, और? ठीक है, एसेट, एक्सपेंस, अभी तक 2 आंसर आए हैं। बोलो, और किसी को कुछ लग रहा है? इसमें भी एक जन और एक जन, और सबको एक्सपेंस लग रहा है, तुम्हें एसेट क्यों लग रहा है? एक्सपेंस इज द राइट आंसर। ठीक है, एसेट नहीं है। परचेज करना मतलब खरीदना, खरीदना मतलब खर्च करना, तो आपके लिए परचेज इज एन एक्सपेंस। चलो अब हमें देखना है ये कौन से साइड में जाएगा। तो कैश, बताओ, एसेट है तो एसेट का रूल क्या है? डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, क्रेडिट व्हेन डिक्रीजेस। तो जब हम लोग सामान खरीदेंगे तो कैश पे करेंगे, तो कैश का बैलेंस क्या होगा? कम होगा। तो कैश का बैलेंस कम होगा तो क्या लिखेंगे? क्रेडिट में, क्योंकि एसेट इज डिक्रीजिंग। और जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो खर्चा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जितना ज्यादा आप खरीदारी करोगे खर्चे बढ़ेंगे ना। तो आप खरीद रहे हो मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस इंक्रीज होने पर हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंस का रूल क्या है? बोलो, एक्सपेंस का रूल याद करो। बोले ना मॉडर्न रूल, अब लगेगा एकदम, याद करो मॉडर्न रूल। डेबिट व्हेन इंक्रीजेस, है ना, डेबिट व्हेन इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है? तो परचेज हम लोग डेबिट कर रहे हैं बिकॉज परचेज इज एन एक्सपेंस एंड इट इज इंक्रीजिंग। व्हाई आर वी डेबिटिंग purchase account? Why are we debiting purchase account? Because purchase is an expense and it is increasing. Why are we crediting cash account? Because cash is an asset and it is decreasing. समझ में आया? तो ये तरीका से इसे सोचना पड़ेगा। चलो नंबर 3, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, फटाफट करते हैं।
चलो अब देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अभी हमने गुड्स को खरीदा था, यहां पर गुड्स को बेच दिया। तो अगेन गुड्स को तो हम लोग लिखते नहीं है गुड्स अकाउंट, उसके साथ जो ट्रीटमेंट करते हैं वो लिखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नंबर 3 में कैश अकाउंट, और यहां पर गुड्स में नहीं लिख रहा, मैं सीधा सेल्स लिख दे रहा हूं, ठीक है, सेल्स अकाउंट। कैश का नेचर हम लोग कई बार ऊपर देख चुके हैं, एसेट। और सेल्स का नेचर बताओ, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स, राइट, इनकम। परचेज का उल्टा याद रखना सेल होता है, परचेज का उल्टा सेल। तो परचेज अगर एक्सपेंस है तो सेल क्या है, इनकम। यानी बिजनेस में आप जितना ज्यादा सेल करोगे बिजनेस की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया इनकम नेचर। अपसाइड, जब हम लोग सेल करते हैं तो बिजनेस में पैसे आ रहे कि जा रहे हैं, आ रहे हैं, यानी कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज होगा तो किधर लिखेंगे, डेबिट। और जब आप सेल करते हो तो बिजनेस की इनकम भी बढ़ रही है। तो बिजनेस की इनकम जब बढ़ती है, जब आप सेल करते हो बिजनेस की इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ने पे किधर लिखते हैं, अगर किसी को रूल नहीं याद है तो आप लोग क्रॉस रेफर करके पन्ने में देख सकते हो पीछे। इनकम बढ़ने पे किधर करते हैं, क्रेडिट, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो कैश विल बी डेबिटेड बिकॉज कैश इज एन एसेट एंड इट इज इंक्रीजिंग। सेल्स विल बी क्रेडिटेड बिकॉज सेल्स इज एन इनकम एंड इट इज इंक्रीजिंग। तो सेल हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो क्रेडिट होगा, इनकम बढ़ने पे क्रेडिट करते हैं। कैश आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ने पे हम लोग डेबिट करते हैं, तो डेबिट करेंगे। एकदम नॉर्मल सा, ठीक है, सिंपल सा रूल है। चलो इसके बाद फटाफट नंबर 4 में देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश। कोई पर्सन है मिस्टर राम, उसने आपको क्या किया, इंटरेस्ट दिया कैश में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कैश में आप इंटरेस्ट पा रहे हो, किससे, मिस्टर राम से। तो आप क्या करोगे, इसमें आइटम बताओ, कैश अकाउंट और इंटरेस्ट, राम नहीं, क्या लग रहा है, देखो जब हम लोग पैसे रिसीव करते हैं किसी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए, तो जिस सोर्स के लिए रिसीव करें ना उसी का नाम लिखते हैं। तो हम लोग यहां पर पैसे राम से रिसीव करें, श्याम से रिसीव करें, वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, बोलो, किस वजह से रिसीव कर रहे हैं। राम मेरे को पैसे क्यों दे रहा है, इंटरेस्ट के लिए। तो मेरे लिए जो सोर्स है वो क्या है, इंटरेस्ट मेन सोर्स है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर कैश और इंटरेस्ट। तो चलो नंबर 3 में कितना, 500 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट। कैश अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। कैश का नेचर एसेट, इंटरेस्ट का नेचर, इंटरेस्ट का नेचर बताओ, ट्राई करो। यू आर रिसीविंग इंटरेस्ट फ्रॉम समबडी, राइट, इनकम है ना। कोई इंसान आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो ये एक इनकम है, इनकम है। तो जब आपको पैसे मिल रहे हैं तो आपका कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, यानी एसेट बढ़ रहा है। और जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका इनकम भी बढ़ रहा है। तो क्या होगा बोलो, एसेट बढ़ रहा है डेबिट, इनकम बढ़ रहा है क्रेडिट। एक चीज ध्यान रखना, मैंने बताया था ना हर एक ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट दोनों होना चाहिए। तो कभी भी ऐसा डेबिट डेबिट या क्रेडिट क्रेडिट नहीं होना चाहिए। तो ये जो 2 आइटम आप लिख रहे हो ना, ये दोनों में डेबिट और क्रेडिट दोनों होने चाहिए। तो तुम देखो एक में, हर एक में, अभी तक मैंने 4 ट्रांजैक्शन को लिखा है, हर एक ट्रांजैक्शन में डेबिट भी आ रहा है, क्रेडिट भी आ रहा है, और तभी ये क्या बनेगा, तभी ये बनेगा एक वैलिड ट्रांजैक्शन, ठीक है, अदरवाइज नहीं। चलो सॉरी, सोल्ड गुड्स टू अशोक, सोल्ड गुड्स टू अशोक। यहां पर आइटम आइडेंटिफाई करो। एक तो गुड्स बोला है,
तो गुड्स अकाउंट तो लिखते नहीं है, गुड्स के साथ जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सेल्स लिखेंगे। चलो वो तो समझ में आ गया। फिर दूसरा अशोक का नाम लिखेंगे, अशोक का नाम लिखेंगे। हाँ चलो बाकी लोग भी ट्राई करो, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सीख रहे। यस अजम्पशन होगा, पर यहां पर जो अजम्पशन होगा वो ये होगा कि ये हम लोग क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। जब हम लोग किसी भी सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं तो दो तरीके से खरीद बिक्री होती है। रियल लाइफ में मार्केट में भी ऐसा ही होता है, एक होता है नकदी में और एक होता है उधार में। इंग्लिश में बोले तो कैश ट्रांजैक्शन होता है और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब आपने कोई सामान खरीदा, संग संग पैसे दे दिए, आपने कोई सामान बेचा, संग संग पैसे मिल गए, इसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। कोई धार बाकी नहीं, माल बेचे पैसा आ गया, माल खरीदे पैसा दे दिए, संग संग हिसाब किताब खत्म, कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधार का ट्रांजैक्शन, उधारी, यानी माल हमने खरीदा, पैसे हम लोग बाद में देंगे, मैंने माल बेचा, पैसे मुझे बाद में मिलेंगे, इसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो दो तरह से सेल या दो तरह से परचेज हो सकता है, कैश में और क्रेडिट में। परचेज भी दो तरह से हो सकता है, सेल भी दो तरह से। अब सवाल ये कि सर पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? जब तक क्वेश्चन में चला के इन कैश फॉर कैश ना बोले, कभी भी कैश ट्रांजैक्शन मत मानना। जैसे तुम देखो यहां पर देखो सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में देखो क्या लिखा था, परचेज गुड्स फॉर कैश। आपको क्वेश्चन में चला के बता रहा फॉर कैश, आपने गुड्स कैसे खरीदा, फॉर कैश। थर्ड ट्रांजैक्शन में देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो जब आपको बोल दे फॉर कैश, इन कैश, ऐसा करके कुछ भी कैश वर्ड मेंशन कर दे, देन इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। व्हेन देयर इज नो कैश वर्ड मेंशन्ड इन द ट्रांजैक्शन, यू विल ऑलवेज हैव टू अज्यूम दैट इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है। अगेन एक और दूसरा नियम है क्रेडिट ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने का। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पहला रूल ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पहला, इन कैश फॉर कैश ऐसा कुछ लिखा नहीं रहेगा, तो इसका मतलब समझ लो क्या है, क्रेडिट। जैसे तुम देखो यहां पर क्या, सोल्ड गुड्स टू अशोक, इन कैश फॉर कैश कुछ बोला नहीं बोला, इसका मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, क्रेडिट है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एक और चीज है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ना हमेशा पार्टी का नाम दिया रहता है, यानी जिसके साथ तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका नाम होना इंपॉर्टेंट है। बोलो क्यों? क्योंकि जब हम लोग क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो हमें पता तो होना चाहिए भाई किसको बेच रहे हैं, किसके साथ खरीद रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो जब तुम समझो कोई एक दुकानदार है, ठीक है, यू आर अ शॉपकीपर, तुम्हारा एक दुकान है, तुम्हारे दुकान में मान लो तुम क्या बेचते हो, चिप्स बेचते हो, ठीक है। एक आदमी आया तुम्हारे दुकान में, बोला भैया ये लेस का पैकेट दीजिए, तुमने उसको दिया कस्टमर को लेस का पैकेट और उसने तुमको 20 रुपया दे दिया, ठीक है। तो तुम्हारे दुकान में कस्टमर आया, तुमसे लेस का पैकेट मांगा, तुमने उसको पैकेट दिया लेस चिप्स का और उसने तुमको 20 रुपए दे दिए, तुमने 20 रुपया रख लिया, वो लेस का पैकेट लेके चला गया। तुम्हें कोई मतलब है वो आदमी का नाम क्या था, कहां से आया था, कोई लेना देना है? विल यू आस्क द नेम ऑफ दैट पर्सन? जब हम लोग किसी मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं दुकानदार से, हम लोग पैसे देते हैं, सामान खरीदते हैं, दुकानदार हमसे हमारा नाम पूछता है कि भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, उतना पूछता है? नहीं पूछता है। हम लोग जाते हैं किसी दुकान में जाके कोल्ड ड्रिंक खरीद के पी लेते हैं, कहीं चिप्स जाके खरीद के खा लेते हैं, दुनिया भर की चीजें हम लोग खरीदते हैं, पैसे संग संग दे देते हैं। कोई दुकानदार को मतलब नहीं है कि ये कौन है, क्या नाम है, कहाँ से आया। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि उसे मतलब तो पैसे से था, पैसे मिल गए उसको, तो वो सामान बेचा, दुकानदार को पैसे मिल गए, बाकी कस्टमर का क्या नाम उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब कैश में ट्रांजैक्शन होता ना, तो द नेम ऑफ कस्टमर इज नॉट रिलेवेंट, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द नेम ऑफ द कस्टमर, बिकॉज अल्टीमेटली यू रिसीव्ड मनी, द अकाउंट इज सेटल्ड, ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड, ट्रांजैक्शन सेटल हो गया ना। लेकिन मान लो आप एक दुकानदार हो, आप चिप्स बेचते हो, आपके दुकान में कस्टमर आया, बोला भैया एक चिप्स दीजिए लेस का पैकेट, तुमने निकाल के दिया और वो बोला ठीक है हम लेके जा रहे हैं, पैसे 2 दिन बाद देंगे, और वो लेकर जाने लगा। आप क्या करोगे? जाने दोगे? आप बोलोगे भाई भाई रुक रुक रुक, क्या यार तुम आया चिप्स लिया पैसा नहीं दिया, बोला पैसे 2 दिन बाद देंगे। बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पर हो कौन? तुमको तो पहला बार देख रहे, कौन हो, नाम बताओ, कहाँ से आए हो, क्या करते हो? तो बोले भैया हम तो ये मोहल्ले में अभी नया नया शिफ्ट हुए हैं, ये देखिए वो जो फ्लैट देख रहे हैं ना, वो 3rd फ्लोर में उसमें रहते हैं, उस अपार्टमेंट में, अभी पिछले हफ्ते यहाँ पर शिफ्ट हुए, तो इस लोकेलिटी में हम नए हैं, मेरा नाम है लल्लन और मेरे पिताजी का नाम है चल्लन, ठीक है। तो हम, आप परेशान मत होइए, मेरा यहाँ पर घर है, आज मैं पैसे नहीं लाया, मैं अगले दिन आपको दे दूंगा। तो तुम बोलोगे ठीक है बाबू कोई बात नहीं, अब हमारे मोहल्ले में तुम आ गए हो, हमारे नए नए मेहमान हो, ठीक है, तो जो भी घर में लगे हमारे पास सब कुछ मिलता है, आते जाते रहना, और ठीक है 20 रुपया याद से दे देना, हम तुम्हारे नाम पे लिख ले रहे हैं।
तो बोले हाँ अंकल कोई बात नहीं दे देंगे हम आपको। तो वो लल्लन क्या किया, चिप्स लेके चला गया। आपने क्या किया, अपने बही खाते में लिख लिया लल्लन के नाम पे 20 रुपया, यानी लल्लन को 20 रुपया का चिप्स बेचे हैं उधार में और बाद में उससे लेना है। समझ में आ रहा है? कोई भी दुकानदार किसी नॉर्मल से नॉर्मल लोकल एरिया में, लोकेलिटी में, तुम किसी जनरल स्टोर में भी जाओगे ना, जो मोदीखाना दुकान ग्रोसरी स्टोर होता है ना, उसमें भी जाके देखना बहुत सारे लोगों का खाता चलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सैलरीड एम्प्लॉय खास करके, वो लोग क्या करते हैं किसी नियर बाई के जो लोकल ग्रोसरी स्टोर है उसमें बोल देते हैं कि महीने भर का जो भी राशन वगैरह आप हमारे घर पे भिजवा दीजिएगा, पैसे आप मत लीजिएगा, आप अपना मेरे नाम पे आप अपना रिकॉर्ड कर लीजिएगा, अपने खाते में लिख लीजिएगा, महीने के लास्ट में आके मैं आपको एक साथ आपका जो भी बिल है मैं चुका दूंगा। ऐसे बहुत लोग करते हैं। तो मान लो किसी के घर में जो भी राशन की चीज़ें चाहिए, आटा दाल चावल चीनी, घर से वो लोग पहुँचाते रहते हैं। कोई बच्चा घर से जाके ले आया, कोई भी जाके ले आया, पैसे देने की जरूरत नहीं, बोलता भैया आप जाइए सामान लेके जाइए, आपके खाते में लिख लेंगे। वो नोट होता रहता है। फिर महीने के लास्ट में क्या होता है, सैलरी आती है, लोग क्या करते हैं राशन की दुकान में जाते हैं, हाँ भैया आपका महीने का हिसाब कितना हुआ, अच्छा 15,000, चलिए लीजिए 15,000, एक बार में पूरा हिसाब सेटल्ड। तो ये जो क्या है, ये जब आपको कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन जब आप करते हो ना, तो जिस आदमी के साथ आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके नाम पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। जो भी आदमी उधार बाकी में माल बेच रहा है या खरीद रहा है उसको तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैश ट्रांजैक्शन में नाम रिकॉर्ड करने का दरकार नहीं है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन कोई भी करे यार, अपने को पैसा तो मिल गया। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ पार्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो कभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा ना तो पार्टी का नाम जरूर रहेगा। तुम देखो यहां पर इस ट्रांजैक्शन में क्या बोला, सोल्ड गुड्स टू अशोक। सोल्ड गुड्स टू अशोक में पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो ये एक इंडिकेटर है क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। और इसमें इन कैश फॉर कैश भी नहीं है, तो इसका मतलब है कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन 100% कंफर्म। तो यहां पर दो आइटम कौन कौन से हैं बोलो, सेल्स अकाउंट एंड अशोक अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट, अशोक अकाउंट। चलो जल्दी से कंप्लीट करते हैं क्लास। सेल्स अकाउंट, अशोक अकाउंट। सेल्स का नेचर क्या है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, सेल्स का नेचर क्या है, इनकम। और जब जब सेल करते हैं हमारा इनकम क्या होता है, बढ़ता है, और इनकम बढ़ने पे हम लोग क्रेडिट करते हैं एज पर मॉडर्न रूल। अशोक का नेचर क्या है, अशोक, अशोक का नेचर बताओ, व्हाट इज द नेचर ऑफ अशोक। हम लोग मॉडर्न रूल फॉलो कर रहे हैं, याद रखना, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस लॉस, इनकम गेन और कैपिटल, 5 में से आपको क्लासिफाई करना। व्हाट इज द नेचर ऑफ अशोक, लायबिलिटी। और कोई आंसर, ट्राई करते रहो, जो भी बाद में देखते हैं सही गलत क्या है। एक एक्सपेंस आया और ठीक है, लायबिलिटी एक्सपेंस, 2 आंसर आए मेरे पास। और एक आंसर लायबिलिटी। मैक्सिमम स्टूडेंट लायबिलिटी बोल रहे हैं, एक्सपेंस कौन बोला, क्यों लायबिलिटी, कौन बताएगा। अच्छा, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। और बाकी का लॉजिक सेम, सबका लॉजिक सेम है, जो भी लायबिलिटी बोल रहे हैं। देखो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा किसको, अशोक को। आपने को उससे क्या लेना देना, आपने तो बिजनेस है, हम लोग माल बेच रहे हैं, बिजनेस के एंगल से समझो। हम हमेशा क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग करते समय बिजनेस के एंगल में समझो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का वायलेशन कर दिए ना तुम लोग। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोला आपको, ऑलवेज कंसीडर योर सेल्फ एज बिजनेस। हमेशा अपने आप को बिजनेस मानो। अकाउंटिंग करते समय, अकाउंटिंग करते समय हमेशा अपने आप को क्या मानो, बिजनेस मानो, बिजनेस मानो। अपने आप को बिजनेस की जगह पे खड़े रहो। तुम सोचो हम बिजनेस है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। मेरे पास एक कस्टमर आया, अशोक, मेरे से उधार में माल लेके गया, तो अशोक को मैंने क्या किया, सेल कर दिया गुड्स उधार में। तो अशोक से मेरे को पैसा लेना है, लेना है, देना नहीं है। देना अशोक को है, अशोक को देना है तो वो उसका मैटर है, उसके लिए वो लायबिलिटी है, मेरे लिए थोड़ी लायबिलिटी है। अशोक के लिए लायबिलिटी है, पर आई एम नॉट अशोक, आई एम बिजनेस। तो मेरे लिए क्या है वो, इनकम। और एसेट, एसेट का 3 कंडीशन था, उसमें से एक क्या था, एनी फ्यूचर सोर्स ऑफ रिसीवेबल। तो अशोक से आपको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, तो अशोक आपके लिए क्या है, एसेट, ठीक है। जिस भी सोर्स से फ्यूचर में हमें कोई पैसा या मॉनेटरी बेनिफिट या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिलने का होता है, वो एसेट होता है। तो याद रखना, मैंने अशोक को उधार में माल बेचा, क्रेडिट सेल किया, अशोक के लिए तो लायबिलिटी है क्योंकि उसे पे करना है, मेरे लिए क्या है, एसेट है। याद रखना, लायबिलिटी का उल्टा क्या होता है, एसेट। लायबिलिटी का उल्टा क्या होता है, एसेट। हमारे लिए एसेट है। समझ, हमेशा याद रखना ना, ऑपोजिट रिलेशन होता है। जैसे अगर मान लो मैंने इसको 1000 रुपया दिया, मैंने इसको 1000 रुपया दिया, इसके लिए इनकम है,
मेरे लिए एक्सपेंस है, समझ, उल्टा रहेगा। ऐसा नहीं इसके लिए इनकम है मेरे लिए लायबिलिटी है, ऐसा कैसे हो जाता है? इनकम और लायबिलिटी का कोई रिलेशन नहीं होता, इनकम और एक्सपेंस का रिलेशन होता है। तो मैं अगर 1000 पे कर रहा हूं, मेरे लिए एक्सपेंस है, इसके लिए इनकम है। जब मैं क्रेडिट में सेल कर रहा हूं, अशोक के लिए क्या है? लायबिलिटी, मेरे लिए क्या है? एसेट। लायबिलिटी का उल्टा क्या होता है? एसेट। इनकम का उल्टा क्या होता है? एक्सपेंस। ये याद रखना पड़ेगा। तो अशोक क्या है? इसका नेचर एसेट, और एसेट इंक्रीज हो रहा है। क्यों एसेट इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि अशोक से फ्यूचर में आपको पैसे मिलने वाले हैं, योर एसेट इज इंक्रीजिंग, तो ये क्या होगा? डेबिट। तो देखो अगेन एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, ट्रांजैक्शन का रूल है ना, डेबिट क्रेडिट दोनों होना चाहिए, हो गया। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? किस तरह से आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है, कैटेगरी नेचर को कैसे समझना है, डेबिट क्रेडिट कैसे हम लोग क्लासिफाई करें, पूरा समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से धीरे धीरे करके एक एक ट्रांजैक्शन को पूरा लॉजिक के साथ, कैटेगरी नेचर है ना तेना सब समझा देंगे। बाय द टाइम हम लोग मेन चैप्टर में जाएंगे विच इज जर्नल, उसके पहले अभी बहुत सारा कुछ करेंगे, अभी डायरेक्टली नहीं जाएंगे, अभी पूरा बेस तुम लोग का मजबूत करेंगे, पूरा जड़ से समझाएंगे, तो अभी टाइम लगेगा। हम लोग ये सबको, अभी मैं चैप्टर नहीं मानता, मैं ये सबको फंडामेंटल डिस्कशन मानता हूं। तो 4-5 क्लास मेरा तो वैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में ही जाता है, ठीक है। बट यस, यू विल बी कॉन्फिडेंट एनफ, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी घुमा के आएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व, ठीक है। चलो आज के क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।